हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चा सभी लोगों का। सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया और प्रॉपर तरीके से इतना आगे बढ़ाया। 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आज हो गए हैं मात्र 15 से 16 दिनों में ही। तो एक बार दिल से बहुत बहुत आभार। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। परीक्षा ARO की बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। उसी क्रम में हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ भी आप लोग के एग्जाम में निश्चित रूप से एक सफलता का जो है परिणाम साबित हो। ठीक है, कि उससे आप लोग को भी फायदा और बेनिफिट मिल सके। उसी क्रम में हमने एक इनिशिएटिव लिया है आज, जरा सा ध्यान समझिएगा। जो हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स थे, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे द्वारा खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, किसी कोचिंग के नोट्स नहीं है, पहले बता दे रहा हूं मैं। मल्टीपल किताबों मल्टीपल सोर्सेज से मिला करके बनाया गया है। और आप अभी भी देखेंगे कि यह नोट्स इतना कारगर है कि आपको इतिहास के, भूगोल के, संविधान के, इन सब के क्वेश्चन आज भी इसी के अंदर ही मिल जाते हैं, इससे बाहर नहीं मिलते हैं। क्योंकि समय अगर मिलता मुझे तो मैं इसको सोचा था कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके तब आपको पढ़ाता बेहतर तरीके से, लेकिन समय नहीं है तो मैंने सोचा कि जल्दी की वजह से मैं इसको पहले अपने नोट्स को स्कैन करके आपको पढ़ा देता हूँ। भूगोल को मैंने मैक्सिमम तरह से कन्वर्ट कर रखा है, इसलिए मैं भूगोल का तो मैं पढ़ाऊंगा आपको तो डिजिटल आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन संविधान हुआ, हिस्ट्री हुआ और आपका इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन हुआ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला हुआ, जो ये मैंने खुद बनाए हैं वो अभी तक जो है कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं उसको ऐसे ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको बेनिफिट हो सके। और निश्चित रूप से आप लोग कमेंट बताइएगा, कमेंट करके कि क्या आपके लिए नोट्स कारगर लग रहा है या नहीं, तब मैं इस सीरीज को आगे करूंगा। हो सकता है कि आपको इससे पढ़ने मजा ना आ रहा हो, अच्छा राइटिंग ना दिख रहा हो, क्योंकि आज से ये 5-7 साल पहले के नोट्स बनाए गए हैं। तो ऐसा कुछ होगा तो बताइएगा, फिर मैं इसको स्टॉप कर दूंगा और फिर आगे जब उसको कन्वर्ट कर लूंगा तभी मैं उसको पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो आइए शुरुआत करते हैं। अपने द्वारा बनाए गए नोट्स के द्वारा से पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। 2 वीडियो में कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में ये हमारा क्या हो, कंप्लीट हो जाए बढ़िया तरीके से। और आप देखिए एग्जाम देकर के, आप अगर आपको अभी जज करना हो तो आप PYQ उठा लीजिएगा और उसको आप जरा सा इसमें खोजिएगा कि इस चैप्टर्स में ये चीज जो सर पढ़ाए हैं उसमें है या नहीं। थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन जरूरी था क्योंकि पहला क्लास था, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि पढ़ने से पहले बच्चा ये देखना चाहता है कि सर इसमें है क्या और सर की रणनीति क्या है। तो रणनीति हमने बता दिया कि 2 से 3 वीडियो में अगर ये हो जाता है तो 2 से 3 वीडियो में मैं आधुनिक इतिहास को, और 2 ही से 3 वीडियो में क्या करेंगे, मध्य का इतिहास को। मतलब 6-7 वीडियो में, 8 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट इतिहास को प्रॉपर विथ नोट्स के माध्यम से कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आप भरोसा करने के लिए निश्चित रूप से आप PYQ को उठा करके सर्च कर लीजिएगा कि सर का इसमें नोट्स में है या नहीं। तो हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ एग्जाम। यह सिर्फ सिविल सर्विसेज के एग्जाम का एक्सपीरियंस है बच्चा। और अगर आप देखोगे 2-3 साल मैंने शुरुआत में जब तमाम तरह के वनडे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो उसमें भी बहुत सारी सफलताएं हमने पाई थी, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, अनअकैडमी के एजुकेटर भी हम हैं, और एग्जाम प्लस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का भी एग्जाम मैं क्लास लेता हूँ। आप देखिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड रिटन एग्जाम, यहाँ पर UPPCS ARO भी है और तमाम तरह के वनडे लेवल के एग्जाम भी है। आपको इसका PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल निश्चित रूप से ज्वाइन करना पड़ेगा। निश्चित रूप से लोग ज्वाइन कर भी रहे हैं और आपको सारा का सारा डेली का डेली मटेरियल आपको यहाँ मिल जाता है, तो उसको आप कर लीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हैं, फिर भी जो बच्चा नया है प्लीज कर देना, और लाइक तो सबको करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। चैनल का नाम है यस गुरुजी। बस 1 मिनट दीजिएगा। चलिए देखिए, पहले विषय को जान लेते हैं कि प्राचीन इतिहास में हमारा पढ़ने का क्रम क्या रहेगा, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले उसको आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आराम से हम लोग शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में क्या है कि इतिहास जानने के स्रोत, पहला यही हम लोग जानेंगे कि इतिहास जानने के कौन कौन स्रोत है। जैसे कि पुरातात्विक के साक्ष्य से जाना जाता है, साहित्यिक साक्ष्य होता है, विदेशी यात्रियों का वर्णन होता है। मतलब साक्ष्य का मतलब कि हम कैसे जानेंगे अपने पूर्वजों के बारे में कि पाषाण काल में क्या हुआ, वैदिक काल में क्या हुआ, बुद्ध काल में क्या हुआ। हम लोग तो थे नहीं, कोई था नहीं, तो उसको जानने का अलग अलग स्रोत होता है। पहले हम उसको जान लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारत में आर्य संस्कृति के बारे में जानेंगे, जो वैदिक कालीन संस्कृति थी जिसमें आपका ऋग्वेद की रचना हुई। उसके पहले वाली रचना जो पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता थी वो कैसी थी,
1500 से 1000 ईसा पूर्व वाली स्थिति को हम देखेंगे। आर्य वाली स्थिति को देखेंगे कि आर्य जब आए तो उसमें क्या क्या विकास हुआ, कौन कौन से स्थान थे, कहां पर थे। उसके बाद पोस्ट वैदिक, मतलब कि ये तो हो गया वैदिक के पहले वाला, ये हो गया वैदिक के बाद वाला। 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व वाला आपका उत्तर वैदिक काल को हम उसमें देखेंगे। सूत्र काल को हम देखेंगे 600 से लेकर के 300 ईसा पूर्व के आसपास। महाकाव्य काल, जिसमें महाकाव्य की रचना हुई थी, महाभारत रामायण जैसी, उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड ही है, ये ध्यान रखना, कुछ भी भटकाव वाली चीजें नहीं है, इसलिए इसको पढ़ लेना आप लोग। मेरी बात मान के एक बार पढ़ लेना, आपको कभी भी ये घाटा या नुकसान नहीं दे सकता है, निश्चित रूप से बेनिफिट देगा। उत्तर भारत की राजनीति 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले भारत में विदेशी आक्रमण कौन से हुए? पहले तो भारत में विदेशी लोग तो थे नहीं, भारत के अपने लोग थे। फिर भारत में आप देखोगे कि सबसे पहले भारत में विदेशी आक्रमण होगा, फिर उनका धीरे धीरे उद्देश्य बदलेगा। पहले तो लूट मार का उद्देश्य था, फिर यहाँ पर रहने का उद्देश्य बन जाएगा, फिर यहाँ के लोगों को शादी विवाह करने लगेंगे, फिर यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्थापित करने लगेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि भारतीयों के अंदर जो उस समय के लोग थे, उनके अंदर अभी उतना लड़ाकूपन या उतना लालचपन, इतना उतना बहसीपन, दरिंदापन नहीं है कि वो जो है इन सबों के पीछे पड़े। इसलिए चूंकि वो आए थे पूर्व मध्य एशिया वाले रीजन से, इसलिए उनको क्या था कि यहाँ के लोगों पर शासन किया जा सकता है, और देखेंगे धीरे धीरे वो अपना अपना जो है पैर पसार लेते हैं। फिर उसके बाद देखो मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, मौर्य की संस्कृति कैसी रहती है। इंडो ग्रीक वाला जो आक्रमण होता है, हिंद वन वाला, आप इसमें देखोगे शक कुषाण, ये वाला देखोगे शक वाला, तो शकों का आक्रमण बहुत तगड़ा रहा, उसमें हम पूरा प्रॉपर तरीके से बताएंगे। उसके बाद देखो गुप्त शक्ति का उद्गम हुआ इनके बाद। फिर गुप्त युगीन संस्कृति कैसी थी, पूरा प्रॉपर बेहतरीन तरीके से बनाया गया नोट्स है, आप टेंशन मत लेना, सब कुछ इसमें मिलेगा। हर्ष काल आप देखोगे कि कन्नौज के लिए आपने देखा त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, वहां पर देखो लिखा है त्रिकोणात्मक संघर्ष, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा और जो साहित्य है, तमाम तरह की सबको एक जगह कलेक्ट करके हमने ले दिया है। धर्म और दर्शन के बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो मोटा मोटी क्या करीब करीब मैक्सिमम आपके पूरा प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री क्या होगा, आपके पूरी समाप्त दिख जाएगी। ठीक है, तो एक हमने ओवरव्यू देने का प्रयास किया है, ओवरव्यू देने का प्रयास हमने किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पसंद आएगा, और शुरुआत करते हैं। निश्चित रूप से कमेंट का इंतजार रहेगा कि क्या ये सीरीज बेहतर लग रही है, आगे शुरू किया जाए या नहीं। आइए देखिए कब का बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज का डेट नहीं डाला, ये उसी समय का डेट डाला गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैक्सिमम पेज पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, आज भी ये रिलेवेंट है, जब आप पढ़ेंगे तब इसको समझ में आएगा। प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे, एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे, तो उसको देखते हैं हम लोग कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमने बताया कि तमाम तरह के स्रोत होते हैं, जैसे साहित्यिक साक्ष्य है, विदेशी यात्रियों का विवरण है, पुरातात्विक साक्ष्य, संबंधित साक्ष्य है। इन सबों के अध्ययन से ये पता किया जाता है कि कैसी हमारी संस्कृति थी, कैसी सभ्यता थी, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था। तो ये 3 साक्ष्य प्रॉपर तरीके से मान्य है, जिससे हम लोग पता करते हैं। तो उसमें एक एक को पहले उठाएंगे, और उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें होती है उसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। देखो पहले साहित्यिक साक्ष्य को उठाएंगे, तो साहित्यिक साक्ष्य में देखो, जैसे धार्मिक साहित्य है और उसमें भी एक लौकिक साहित्य है, इसको भी बांटा गया है। धार्मिक साहित्य क्या होता है, तो धार्मिक साहित्य में जिसमें जो आपका धर्म से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि आपका ब्राह्मण साहित्य है और ब्राह्मण से इतर साहित्य है। इसी ब्राह्मण साहित्य में आप देखेंगे कि आपका वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, स्मृति ग्रंथ है। इन सब को धार्मिक, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं से धार्मिक संबंधों से जुड़े हुए हैं, और यह उस समय की संस्कृति सभ्यता के बारे में वर्णन करते हैं। ब्राह्मणेतर मतलब जो ब्राह्मण से अलग है साहित्य, उसमें अगर आप देखोगे कि इतना ज्यादा उस समय इन सब चीजों का एक तरह से आप कह सकते हो कि पाखंडवाद कह सकते हो, कि यह धीरे धीरे इतनी ज्यादा हावी हो गई। होती क्या है कि जब कोई चीज शुरुआत होती है तब तो अपने मूल स्वरूप में होती है। जैसे सुनो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मान लो कोई यहाँ पे एक अनुष्ठान हो रहा है, कोई पूजा हो रहा है शुरुआत में, तो ये किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए हो रहा है, और उसके लिए ही वो यज्ञ हो रहा है या कोई पूजा हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब ये 10 साल 20 साल 50 साल बीतने लगता है, तो इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन रूप दे दिया जाता है, आधुनिकरण रूप देने के लिए इसमें पाखंड, इसमें आडंबर, तमाम तरह की चीजें डाल दी जाती है, तब इसका स्वरूप क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो यही यहाँ पर भी हुआ कि धीरे धीरे इसका स्वरूप बिगड़ गया। तब जब ये बिगड़ गया इतना ज्यादा, आप देखोगे कि माहौल में एक तरह से अराजकता फैल गया, इतना भेदभाव होने लगा, जाति प्रथा, तमाम तरह की चीजों को लेकर के आपस में होने लगा। तब ये उदय होता है ब्राह्मणेतर साहित्य, मतलब बौद्ध का, जैन का। इन लोगों ने काफी प्रयास किया समाज को फिर से मूलधारा में, प्राचीन विचारधारा में लाने का। तो आप देखोगे कि पूरी बुद्धकालीन सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता रही, पूरी बुद्धकालीन एक साहित्य रही, जहां पर इन लोगों ने अपना प्रचार किया, प्रसार किया। ठीक है, तो भिक्षुओं के द्वारा
लोगों के घरे जा जाकर, फिर उसके बाद देखोगे जैन साहित्य देखने को मिलेगा, तो ये सब चीजें फिर उसका उदय हुआ। उसके बाद देखो लौकिक साहित्य में क्या है, आप देखोगे कि आपका अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की, तमाम तरह की जो किताबें हैं, यह भी बाद में जब लिखी गई तो इसमें भी जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता थी उसके बारे में भी जानकारी देखने को मिलती है। ये सब इस सब की जैसे बौद्ध साहित्य अगर आप पढ़ते हो तो उस समय क्या स्थिति थी, कैसी व्यवस्था थी, यह मिल जाएगा। इसको देखोगे तब आपको व्यवस्था मिल जाएगा, और इसको भी आप पढ़ते हो तो उस समय की व्यवस्था मिल जाएगा। तीनों को पढ़ने पे आपको अलग अलग व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी कि उस समय कैसी व्यवस्था थी, और मोटा मोटी अगर आप इंक्लूड कर देते तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे देखेंगे अच्छी है, कुछ चीजें यहाँ पे बुरी है, कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी है, तो आपको एक ओवरऑल देखने को मिल जाएगा कि ये व्यवस्थाएं थी। उम्मीद करते समझ में आएगा। पहला क्लासेस से शुरुआत में थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी हम लोग स्पीड ही चलेंगे, कुछ पॉइंट टू द पॉइंट ही चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम इसमें पार्ट लिया गया है, करीब करीब 45-46 पेज है इसमें। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा खासा जो है समझ में आएगा। आइए अब वेद से स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे ब्राह्मण साहित्य में भी क्या है, वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, स्मृति ग्रंथ है। तो अब हम इसको एक एक उठाएंगे। जैसे वेद में है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ेंगे। उपनिषद क्या होता है, उपनिषद के बारे में पढ़ लेंगे। तो इससे रामायण महाभारत पूरा अच्छे से खत्म कर लेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो ब्राह्मणेतर भी, बौद्ध को पढ़ लेंगे। देखो ये पूरा ओवरऑल आपको यहाँ पे दिया गया। फिर बौद्ध को पढ़ेंगे, बौद्ध के बाद जैन को पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद देखो उस समय जो साहित्य लिखे गए थे, जैसे मौर्य काल में कुछ लिखे गए, ठीक है, कुछ मौर्योत्तर काल में लिखे गए। तो उसके बाद अर्थशास्त्र है आपका, कुछ मुद्रा राक्षक है, और तमाम तरह की जो किताबें हैं उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आइए वेद को पढ़ते हैं। देखिए ऋग्वेद में हम लोग शुरुआत किए कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसकी रचना हुई। चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। ज्यादातर मैंने ये उस समय पढ़ा है, उसी समय का इसमें निशान लगा हुआ है, इसलिए मैंने स्कैन करते समय इसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया है, कलर में स्कैन किया, ताकि ओरिजिनल ही चीजें वो आ जाए, ताकि मुझे ज्यादा खातपीच न करना पड़े। तो ये सब वहां पे लिखा हुआ, बस आप लोग पढ़ते जाइएगा। मैं एक हाईलाइटर ले लेता हूँ और हाईलाइटर से हाईलाइट करते चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि लिखना इसमें ज्यादा भय नहीं। चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन है, तो आप देखोगे कि ऋग्वेद है। यह 10 मंडलों में विभाजित है, कई बार पूछा जाता है। एक सेकेंड और मुझे दीजिएगा बस। हाँ चलिए, और 10 से 28 क्या है, सूक्ति है। मंत्रों की संख्या कुल कितनी है, 10,000। जितने भी निशान लगाए हैं इसमें लापरवाही मत करिएगा प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जहां जहां ये अंडरलाइन किया गया है सब महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। वेद शब्द, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। ऋग्वेद के मंडल में और उसके रचयिता देखो, एक तरफ मंडल है, एक तरफ रचयिता है। आपको पता है कि ऋग्वेद के 10 मंडल है, कई बार यही पूछ लिया जाता है। तो ऋग्वेद के कुल 10 मंडल है, 10 मंडल को यहाँ दिखा गया है। अब उस 10 मंडल के कौन कौन रचयिता है उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे प्रथम मंडल है, प्रथम मंडल को कई ऋषियों के द्वारा मिलकर लिखा गया है। दूसरा मंडल है, इसको गृत समत के द्वारा लिखा गया, और सबसे प्राचीन मंडल यही है, देखो यहाँ लिखा गया है। तीसरा देखेंगे कि तृतीय मंडल है आपका विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। चौथा मंडल अगर आप देख रहे हो तो वामदेव के द्वारा लिखा गया। पांचवा मंडल अत्रि के द्वारा लिखा गया। छठवां मंडल भारद्वाज के द्वारा लिखा गया। सातवां मंडल अगर आप देखोगे तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया होगा। वशिष्ठ का आप लोग नाम सुने होंगे, यह भी प्राचीन, मतलब कि पहला और सातवां मंडल क्या है, सॉरी दूसरा और सातवां मंडल क्या है, सबसे ज्यादा प्राचीन है। उसके बाद आठवां मंडल क्या है, देखो कर्ण और अंगिरा के द्वारा लिखा गया। नवां मंडल किसके द्वारा, अनेक ऋषियों के द्वारा, यह भी कई ऋषियों के द्वारा लिखा गया। इसी नवें मंडल में सोम भी एक देवता हुआ करते थे उस समय। सोमरस जो आपने पढ़ा होगा तो उनको ये सोमरस चढ़ता भी था, तो सोमरस का उल्लेख नवें मंडल मिलता है। कई बार पूछा जाता है, इसको पौमान मंडल भी बोलते हैं। 10वें मंडल की बात करेंगे, 10वें मंडल में शूद्रों का वर्णन मिलता है, और यह भी अनेक ऋषियों के द्वारा लिखा गया है, और यह पुरुष सूक्त में लिखा गया है, यह बात ध्यान रखना। अब देखो कुछ इसके बारे में चीजें लिखी गई हुई कि ऋग्वेद का दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन है। हमने आपको दिखाया कि दूसरा मंडल और ये सातवां मंडल क्या है, सबसे प्राचीन है। अब क्या आपको सब मंडल याद रखने हैं, सब मंडल के लेखक या राइटर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये याद रखना कि दूसरा मंडल के राइटर्स कौन है, तीसरा मंडल विश्वामित्र वाला एक याद रख लेना, और एक सातवां मंडल वशिष्ठ वाला याद रख लेना। उसके बाद आपका काम बन जाएगा। फिर कह रहा है कि पहला और 10वां मंडल, जो पहला मंडल था और लास्ट वाला 10वां मंडल, यह सबसे अंत में जोड़ा गया, मतलब सबसे नवीन मंडल है। अगर ये पूछे तो पहला और 10वां, सबसे पुराना दूसरा और 7वां। उम्मीद करते कि याद हो गया होगा। सूक्तों की रचयिता, सूक्तों की जो स्त्री रचयिताओं में देखो, उस समय जो सूक्त लिखा करते थे उसमें स्त्री महिलाएं भी रचना करती थी। उसमें देखो ये सब नाम कभी बार पूछा जाता है, अपाला है, घोषा है, लोपामुद्रा है, विश्वारा है, सिक्ता है। सोचो उस समय की महिलाएं, इसका मतलब यह देख करके पता लगता है कि उस समय भी समाज जो थी क्या थी, महिला प्रधान थी। मतलब महिलाओं को बहुत दबाया कुचला नहीं गया था, तभी तो इनके अंदर वो टैलेंट, वो चीजें आई कि वो रचनाओं को कर सके। तो इनका नाम याद रखना, लोपामुद्रा, घोषा, पाला, विश्वरा और सुक्ता।
संभवतः है ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश आपको पता है, इसी को जो सिंधु वाला प्रदेश है, जो सिंधु नदी के एरिया वाला प्रदेश है, सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी रचना हुई, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले आकर के बसे थे। उसके बाद देखो ऋग्वेद में और ईरानी ग्रंथ जो जिंद अवेस्ता है, कई बार पूछा गया है कि किस ग्रंथ में भारत के ऋग्वेद से समानता देखने को मिलती है, तो ईरान का जो ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, अरे जिंद अवेस्ता कुछ है नहीं, जैसे भारत का ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, महाभारत है, रामायण है, उसी तरह उस समय की प्राचीन जो वहां की जो ईरानी ग्रंथ है उसको जिंद अवेस्ता बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये जिंद अवेस्ता तो वही बता रहा है कि ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता में क्या है, समानता है, कई बार पूछा गया है। फिर कह रहा है कि ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चार जो है यज्ञों के अवसर पर होत्र ऋषियों के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कि जो ऋग्वेद है इसमें ज्यादातर आपका यज्ञ से संबंधित, अनुष्ठान से संबंधित बातचीत किया गया है। ठीक है, आपको पता है कि उस समय काफी यज्ञ हुआ करते थे युद्ध को लेकर के। ठीक है, कई राजाओं के द्वारा यज्ञ किए जाते थे, तो उसमें क्या है कि उसमें मंत्रों का उच्चारण कि यज्ञ किया जाएगा तो किस विधि विधान, ये सब चीजें उसमें दी गई है। अब जो उस मंत्र को पढ़ता था, जैसे आज के समय में कथा कोई पंडित जी ब्राह्मण जी पढ़ते हैं या कोई भी व्यक्ति बोलता है, तो उसको जो मंत्र उच्चारित करता है, तो उस समय जो मंत्र उच्चारित करता है उसको बोलते थे होत्री। बस ये याद रखना, कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला होत्री कहलाता था। फिर कह रहा है कि ऋग्वेद की कौन कितनी शाखाएं होती थी, 5 शाखाएं। एक साकल है, एक वास्कल है, एक अश्वलायन है, एक सांख्यायन और एक मांडुकायन। ये 5 शाखाएं हैं, याद कर सकते हो तो ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बाद में जोड़े गए दसम मंडल में, जिसमें पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। इसमें सर्वप्रथम शूद्रों की, हमने बताया ऊपर की 10वें मंडल में शूद्रों की व्यवस्था, शूद्र मतलब आपको पता है नीची जातियों के बारे में बातचीत की गई थी। उसके बाद 9वें मंडल में हमने बताया कि सोम के बारे में बात की गई थी। अच्छा, शूद्र के बारे में बात यह की गई थी कि लोग उस समय अपने कर्म से शुद्ध हुआ करते थे, जाति शूद्र हुआ नहीं करते थे। यह बात उसमें साफ साफ बताया गया था, जैसे कि कोई भी कास्ट का हो, लेकिन अगर वो कर्म कर रहा है चमड़ा का, वो उसके कर्म सही नहीं है, घुमक्कड़ है या इधर उधर कुछ नहीं कर रहा, तो उसको शूद्र माना जाता था। उस समय की शूद्र की परिभाषा अलग थी, आज के शूद्र की परिभाषा अलग है। यही मैं बताया ना कि बाद में चलते चलते एक दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। 100 मंडल की बात हमने कर चुके हैं। 9वें मंडल में देखो, एक बार कई बार स्टेटमेंट ये पूछा गया है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य है और माता जो है अन्न पीसने वाली है। यह कथन किस मंडल में, इसी 9वें मंडल में देखने को आपको मिलता है। मतलब उस समय भी ये सब चीजें थी। इससे यह पता चलता है कि उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी कैसे थे, मतलब कोई कवि था, कोई वैद्य था, माता अन्न पीस रही थी, मतलब समझ रहे हो कि उस समय भी जो व्यवस्थाएं थी एक पूरी तरह से जो है संपन्न व्यवस्थाएं थी, कोई रोक टोक नहीं था, महिलाओं को भी काफी अधिकार मिला हुआ था। ऋग्वेद की बात करें तो यह जो इंपॉर्टेंट बस उतना पढ़ो फटाफट, और जिस पर निशान लगा हुआ है नीचे ब्लू कलर का, ये मैंने बाद नहीं लगाया भाई, पहले बता दे रहा हूं, मैं उसी समय का लगाया हूं। ये सब जो रेड कलर है ये सब मैंने ओरिजिनल कलर इसीलिए लिया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सेम कलर स्कैन हो जाए, नहीं तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट में कर देता तो थोड़ा समस्या आपको होता। अब देखो राइटिंग के थ्रू थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। यह ऋचा, देखो ऋग्वेद में क्या कर रहा है कि यह ऋचाओं या मंत्रों का संग्रह है, कई बार पूछा गया, मैंने बता भी दिया। सामवेद में देखो, साम का मतलब होता है गान, और गाने वाले जो मंत्र होते थे, यह गीत रूप मंत्रों का संग्रह होता है, मतलब जो गायन वाला होता है। इसलिए क्या होता है, इसके ज्यादा से ज्यादा इसमें जो मंत्र लिए गए हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, मतलब जो गाने वाले मंत्र थे उसको लिखा करके उसको कलेक्शन कर दिया गया सामवेद में। ऋग्वेद क्या है, मंत्रों का संग्रह है, आपका जो वैदिक अनुष्ठान वाले है। सामवेद क्या है, गायन से संबंधित है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यजुर्वेद क्या है, यज्ञ अनुष्ठान है, इसमें भी यज्ञ से संबंधित बातचीत किया गया है, ठीक है। तो यजुर्वेद में भी जो है धनुर्विद्या के बारे में बात किया जाएगा, यज्ञ अनुष्ठान के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मंत्रों और ऋचाओं के बारे में बातचीत किया गया है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में थोड़ा सा बात ध्यान रखना। अथर्ववेद में क्या है, देखो जादू टोना तंत्र मंत्र और आपका औषधि से संबंधित जो बात किया जाएगा अथर्ववेद में बात किया जाएगा, इसको आप नोट कर लेना कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना औषधि उपचार ये सब जितनी बातचीत होगी किसमें, अथर्ववेद में बात की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एक एक चीज को डिटेल किया गया है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सामवेद के बारे में बता रहा है। सामवेद का अर्थ क्या होता है, गान होता है। इसमें ज्यादातर क्या होता है, देवताओं को संस्तुति के लिए समय गाया जाता है, किसी भी देवताओं को पूजा पाठ करने के लिए गाया जाता है, तो जाहिर सी बात है गाना ही गाया जाएगा, कोई भी मंत्र गाया जाएगा, तो क्या होगा वो सामवेद में संकलित है। देखो इसमें कुल 1875 ऋचाएं हैं, मतलब कि सुक्तियां हैं, वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जो इसको गाने वाले लोग होते थे, जैसे कि ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं, उसी तरह सामवेद के जो मंत्र है उसको गाने वाले को क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं, यह भी पूछा जाता है। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौथुमी है, जैमिनी है और रणनी है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है कि सबसे पहले अपना जो जिन्होंने लिखा, जिन्होंने इसको संकलित किया, वो कौन है, प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी। पहले क्या हुआ करता था, जैसे एक गुरु हुआ करते थे, उनका एक विचार है, उनका एक तंत्र है, उन्होंने क्या किया कि अपने मनन से मंथन से एक रचनाओं को संग्रहित किया, बनाया काफी वर्षों के बाद। अब अगली पीढ़ी को कैसे जाए,
तो उस समय तो काफी पेन किताब हम लोग की तरह डिजिटल नोट्स हुआ नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे, गुरुकुल पद्धति टाइप की होती थी। अपन बैठ करके कई शिष्यों को बैठा करके अपनी चीजों को बताते थे, कई कई सालों तक उसको सिखाते थे। बस 15-15, 20-20 साल तक लोग गुरुकुल में व्यतीत करते थे। तो क्या होता था कि उनके द्वारा बताई गई, उनकी द्वारा कही गई बातें उनके जहन में आ जाती थी, फिर वो प्रचार प्रसार अगली पीढ़ी के लिए करते थे। ऐसे ही वो व्यवस्था चली रहती थी। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। इनमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति का मंत्र दिया गया है, किंतु किंतु इंद्र सोम का भी पर्याप्त वर्णन है। मतलब ज्यादातर अगर हम बात करेंगे तो इसमें सूर्य की स्तुति का है, किसमें, शाम वेद में, लेकिन इंद्र और सोम का भी वर्णन मिलता है। आइए यजुर्वेद में आते हैं। यजुर का अर्थ क्या होता है, यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ, यजुर्वेद में मुख्यतः कर्मकांडी ग्रंथ। कर्मकांड क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी राजा को किसी दूसरे राजा से यज्ञ करना है, युद्ध करना है, तो जो उसमें आपके जो पुरोहित हुआ करते थे वो बोलेंगे, महाराज पहले आप एक यज्ञ करिए, अश्वमेध यज्ञ करिए, 50 दिन का यज्ञ करिए, 2 महीने का यज्ञ करिए, इसमें इतनी आहुति दीजिए, इसमें इतना अनुष्ठान करिए, तमाम तरह के इसको कर्मकांड बोला जाता है। तब उसके बाद आप उससे युद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, जीत लेंगे। इसीलिए इसको यजुर्वेद से याद रखना कि यजुर मतलब धनुष, धनुष बाण संबंधित है, मतलब युद्ध से संबंधित है। ये बात आप नोट कर लेना। तो इसको कर्मकांडी ग्रंथ कहते हैं। याज्ञिक मंत्रों का संकलन किया गया है, जो यज्ञ के समय जो मंत्र बोले जाते हैं अनुष्ठान के समय, ये बात ध्यान रखना। यजुर्वेद का जो मंत्र मंत्र का उच्चारण करेगा, अधर्वी, मैंने 3 चीज बताया, एक होत्री बताया, एक उद्गाता बताया और एक अधर्वी बताया। होत्री बताया ऋग्वेद का, उद्गाता बताया सामवेद का, और यजुर्वेद का जो मंत्र को उच्चारण करने वाला है अधर्वी। जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग नाम होता है, उसमें उस तरह नहीं बता था कि यह लोग जो है वह सिर्फ ऋग्वेद का मंत्र का उच्चारण करेंगे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सामवेद के मंत्र का उच्चारण करेंगे, और ये लोग सिर्फ यजुर्वेद का मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो उनको अलग अलग नाम दिया गया, और कुछ नहीं, बस इतना टेंशन मत लेना। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, देखो, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण वेद कई बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। फिर कह रहा है कि अथर्ववेद की बात करेंगे, चौथा और अंतिम। इसकी रचना अथर्वण या अंगिरस ऋषियों के द्वारा की गई है, इसलिए इसका नाम अथर्वांगिरस वेद कहा गया है। यह भी पूछ लिया जाता है कि अथर्वांगिरस वेद के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोग जो है सामवेद को लगा देते हैं, गड़बड़ करते हैं, अथर्ववेद को बोला जाता है। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय क्या है, इसमें देखो रोग निवारण है, तंत्र जंत्र बताई दिए, टोना टोटका है, रोग निवारण का मतलब औषधि संबंधित हो गया, उपचार संबंधित हो गया, ये सब कुछ इसमें बातचीत किया जाता है। ये बात आप नोट कर लेना। अथर्ववेद में आप देखोगे कि कुछ मकान संबंधित बनाने की, मकान जो बनाने वाले से ब्रह्मा को बनाया था ना, मकान का निर्माण करता, वह भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। आइए, अथर्ववेद में परीक्षित कुरुओं का राजा, जो परीक्षित है, राजा परीक्षित का आपने नाम सुना होगा, कहानी सुना होगा, तो राजा परीक्षित को ही कुरुओं का क्या माना जाता है कि वो कुरुओं के राजा थे। इस वेद की रचना 2 अन्य शाखाओं में पिपलाद और सौनक के रूप में हुई, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नोट देखो क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को क्या मिला के कहा जाता है, संहिता। यह सब जो जो पॉइंट लगा हुआ है ब्लू कलर का निशान, उसको निश्चित रूप से आप लोग पढ़ लेना, संहिता कहा जाता है। अब उसके बाद करा नोट, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अगर हम अथर्ववेद को हटा दे तो इसको वेद त्रयी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा, उठा करके देख लेना, जब मैं प्रीलिम्स कराऊंगा पीवीसीएस का, तो आपको भी समझ में आएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं सही बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा एक बार। ठीक है, वेद और उनके मतलब हमने क्या सीखा अभी तक, जब चारों वेदों को मिला देंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तब उसको क्या बोल रहे हैं, संहिता बोल रहे हैं। लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को हटा दे रहे हैं, तब उसको वेद त्रयी कहते हैं। फिर कह रहा है वेद और उनके उपवेद। देखो, वेद होते हैं, एक तो मेन वेद हो गए, अब इसके कुछ उपवेद भी लिखे गए, तो वेदों को उपवेद होंगे। फिर वेदों का आप देखोगे ब्राह्मण ग्रंथ भी देखेंगे, वेदों का उपनिषद भी देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे पहले वेदों का कुछ उपवेद लिखे गए, जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, कई बार पूछा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, प्रजापति ब्रह्मा। सामवेद के बारे में बात करेंगे तो सामवेद का जो उपवेद है सो गंधर्व वेद, गंधर्व मतलब भी होता है संगीत, गान से संबंधित होता है। आपने सुना कि सामवेद में भी गान से संबंधित बातचीत है, तो सामवेद में गंधर्व वेद। इसको जो है नारद के द्वारा प्रवर्तक किया गया। नारायण, नारायण आपको पता है गाना ही गाते थे, तो उसके प्रवर्तक नारद को माना जाता है। यजुर्वेद में हमने बताया कि धनुर से संबंधित बात है, धनुर्वेद के बारे में बात है, तो धनुर्वेद इसका उपवेद हो जाता है। इसमें युद्ध कला संबंधित अनुष्ठान के बारे में बातचीत किया गया, हमने बताया। इसके संकलन करता है, इसके प्रवर्तक कहते हैं विश्वामित्र को, आपने सुना होगा, तो विश्वामित्र ने इसको संकलित किया। अथर्ववेद की बात करेंगे तो हमने बताया कि अथर्ववेद का मतलब होता है शिल्प वेद, भवन निर्माण, रोग, टोना टटका, जादू, तंत्र, मंत्र, यह सब इससे संबंधित है। इसका मतलब इसका उपवेद क्या होता है, शिल्प वेद के नाम से लिखा गया है। इसको लिखने वाले कौन है, विश्वकर्मा ही। हमने बताया कि विश्वकर्मा को भवन निर्माण का जो है देवता माना जाता है। तो यह सब बहुत आसान हो गया, याद कर लोगे कि ऋग्वेद का कौन, आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। अगर आप ये याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे याद करना बहुत टफ काम नहीं है, क्योंकि नारद का मतलब गाना से है, सामवेद गाना है, यजुर्वेद मतलब विश्वामित्र, आपको पता है विश्वामित्र ने जो है
काफी युद्ध लड़ाइयों में काफी संघर्ष किया, उस पर उसके जो है उसमें जो है काफी इनके शिष्य काफी हुए। तो इसका मतलब है कि इनके संबंध, अब विश्वकर्मा को आप लोग जान ही रहे हो और प्रजापति को आप लोग याद कर लेना, ऋग्वेद वाला। कह रहा इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? आयुर्वेद है। आयुर्वेद के देखो 8 भाग होते हैं, शल्य है, साकल्य है, कार्य चिकित्सा है, उसके बाद देखोगे भूत विद्या है, कुमार भृत्य है, अंगद तंत्र है, रसायन और वजीकरण। अगर याद कर सकते तो ठीक है, नहीं याद कर सकते तो कोई टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ, अब चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं। वेद हमने पढ़ लिया, अब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए, यह भी समझना बात को। कह रहा यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना हुई। यहाँ ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए। ये ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे गए हैं। क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पे बातचीत यह हुआ कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए, इसके पहले जो ऋग्वेद थे, यजुर्वेद थे, सामवेद थे, अथर्ववेद थे, उसमें भी चीजें लिखी गई थी, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ में उसको थोड़ी सी और आसान भाषा में कर दिया गया ताकि सबको समझ में आए। उसमें जो भी यज्ञ से संबंधित कर्मकांड थे, विधि विधान थे, उसको और इजी वे में समझाने का प्रयास किया गया। बस इतना समझ लेना, यह गद्य में लिखा गया है। वेद से संबंधित इन्हीं के आधार पर सब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। देखो जैसे ऋग्वेद है, भाई जाहिर सी बात है कि जैसे आपने कोई किताब मार्केट से खरीदी और वह किताब मान लो इतिहास की है, तो लगता है ना कि इतिहास प्रोफेसर, मान लो किसी किसी प्रोफेसर की है, मान लो बिपिन चंद्रा की है या किसी की भी हम मान लेते हैं, तो अगर मान लो प्रोफेसर बिपिन चंद्रा की किताब आपने खरीदी, आपको नहीं समझ में आया, तो आप क्या करते हो कि उससे भी आसान भाषा में लेकर के जाते हो, क्या एनसीईआरटी पढ़ने लगते हो, सपोज दैट। तो या बहुत सारे हायर लेवल पे अगर आप बीटेक कर रहे होते हो तो वहां पर कोई किताब लेते हो, नहीं समझ में आती तो आप बोलते हो गाइड, तो कहते हैं कि ये गाइड ले लो, ये आपको समझ में आ जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हो कि ये गाइड का काम करता है। तो इसमें देखो, इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वो कौन कौन से? 2 थे, दोनों को याद करना, ऐतरेय और कौशिकी। कई बार पूछा जाता है कैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन था? ऐतरेय और कौशिकी। शॉर्टकट में मैंने देखो यहाँ बनाया है, और हम जब भी एग्जाम देते थे तो इसी से प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाते थे, भूलता नहीं था। एक के मतलब ऐतरेय, के मतलब कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? 3 है। देखो पंचविश है, षडविश है, जैमिनी है। ब्राह्मण तो सब में लगा ही रहेगा, ब्राह्मण ग्रंथ है तो पंचविश, षडविश और जैमिनी। इसको पीएसजे लिख लेना, पंचविश, षडविश और जैमिनी। यजुर्वेद में देखो मैंने ऊपर ही बताया कि शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, 2 यजुर्वेद होते हैं, दोनों के एक एक ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल के शतपथ है, भाई शुक्ल का मतलब आप जोड़ लो कि ब्राह्मण से शुक्ला जी, और शतपथ मतलब शपथ लेते हैं वो लोग कि जो है हम रेली सुबह उठेंगे पूजा करेंगे, तो शुक्ल से क्या शतपथ हो जाएगा। और कृष्ण का मतलब आप कृष्ण को त्रेता युग से जोड़ लो, जैसे रामचंद्र त्रेता युग थे, तो एक तरह से कृष्ण भी उन्हीं के रूप सब माने जाते हैं, तो कृष्ण को त्रेता से जोड़ लो, कृष्ण मतलब तैतरीय। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और कई बार तो बस ऐसे ही पूछ लेता है कि यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप बता देना 2, कौन कौन? शतपथ और तैतरीय। अगर डिटेल में जाके पूछे शुक्ल और कृष्ण का, तब भी आप बता दोगे। अथर्ववेद का मात्र एक ही याद रखना है, उसका नाम है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ गोपद। प्लीज एक बार कमेंट करके आप निश्चित रूप से बता दीजिए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है या मिलने वाला है या नहीं, ठीक है या नहीं, प्लीज। ठीक है, आ जाइए। अब उसके बाद कह रहा है, क्या हुआ? हाँ, चलिए। अब यहाँ कह रहा है, देखिए आरण्यक के बारे में बात कह रहा है, क्या हो गई? अब इसमें देखिए अरण्यक के बारे में। देखो अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। पहले तो समझ लेना, तो जंगल का मतलब कि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो जंगल में रहने वाले लोगों के लिए, जो पहले का आपने सुना होगा कि पहले एक सिस्टम चला करता था कि भाई गृहस्थ जीवन, फिर उसके बाद वानप्रस्थ जीवन, फिर आपको मोक्ष वाला, तो उसको लोग फॉलो करते थे। अब तो सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ जीवन ही चाहिए, और तो कोई जीवन चाहिए ही नहीं, तो अब तो वो एकदम इररिलेवेंट हो गया है। तो जब आदमी वानप्रस्थ अवस्था में चला जाए, वन में चला जाए, तो उसका जीवन कैसे व्यतीत हो, वहां की जो व्यवस्था है उसको कैसे जानकारी मिलेगा, कैसे रहेगा, कैसे व्यवस्था व्यतीत, तो उसके लिए व्यवस्था लिखा गया। तो वही बताया जा रहा है, अरण्य मतलब होता है ब्राह्मण ग्रंथ के ही सब अंग है, अध्यात्म और चिंतन से संबंधित है। इसको दर्शन, मूल दर्शन का ये जो है रूप है। कह रहा है कि अरण्यकों में दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों यथा आत्मा का, मृत्यु का, जीवन का, क्योंकि उसी लिए गए ही है वो ब्रह्म जो है अरण्य जीवन में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब वो आपका गृह त्याग स्थिति में जाते हैं, अपने दूसरे अवस्था में चले जाते हैं, तो इसका मतलब उनको मोक्ष, आत्मा, मृत्यु, इन्हीं सब चीजों संबंधित उसी में लिखा गया है। दार्शनिक जीवन, जिससे वो अपने मोह माया को, जो 25 साल 30 साल अपने गृहस्थी बिता के आए हैं, 40 साल बिता के आए हैं, उससे कैसे वो छुटकारा पाएंगे। तो उसी समय की वो पढ़ाई थी, एक तरह का जंगल की पढ़ाई अरण्य में होता था।
कह रहा इस ग्रंथों को अरण्य इसलिए कहा गया क्योंकि इन ग्रंथों का जो मनन है, मंथन है, अरण्य अर्थात वन में ही किया जाता था। ये ग्रंथ अरण्य जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों, मार्गदर्शकों के लिए लिखा गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यह सब चीजें जल्दी आप समझ में नहीं आएगी, किसी किताब को आपको पढ़ लेना। वेद और संबंधित उसके अरण्य देखो। वेद मतलब ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद, यही 4 वेदों की बात हमने किया। 3 वेदों को हमने वेद तई बताया, चारों वेदों को संहिता बता दिया मिला करके। अब इससे संबंधित क्या देखोगे, जैसे हमने वेद का उपवेद देखा था, वैसे वेद से संबंधित सब वेद से ही निकल के आएंगे, क्योंकि मूल मूल किताब तो वेद ही है भाई, नहीं समझे। जैसे कि अगर आप चलोगे तो मूल किताब एनसीईआरटी तो आएगी आपकी, इतिहास की, किसी भी चीज की एनसीईआरटी। अब उस एनसीईआरटी को लोग पढ़ पढ़ के रिसर्च कर कर करके छोटी सी किताब, मोटी सी किताब, बड़ी सी किताब सब बना दिए। जैसे इतिहास, जैसे भूगोल की मान लो, तो भूगोल की किताब क्या एनसीईआरटी, उसके बाद आप जाओगे तो महेश बर्नवाल आ गए हैं, ठीक है, तमाम तरह के अदर राइटर्स आ गए हैं, ज्ञानचंद्र मुद्रा पब्लिकेशन आ गया है, सविंदर सिंह आ गए हैं, बहुत सारे किताबों का नाम लिया सकता है। इसका मतलब है कि वही चीजें हम बताया ना कि वेद से संबंधित जो तमाम तरह के अरण्य देखो, ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिक की, वहां पर भी एक ही था तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं था, सेम था, खाली यहाँ पे अरण्य लगा देना। उसके बाद देखो समवेद का वहां पीएचडी था, पंचवी षडवी और जैमिनी, तो यहाँ पर देखो जैमिनी तो है ही, बस एक यहाँ पर या तलवार तवलकार बोलते हैं, इसी को तवलकार बोलते हैं, तो बस जैमिनी जैपनीय से पूछा जाता है, बस इसको याद करना, यहाँ पर एक ही है। यजुर्वेद में देखो यहाँ पर क्या है, बृहदारण्यक और जो है मैत्रायणी और तैत्रायणी, 3 है यहाँ पर, एक बृहदारण्यक है और एक मैत्रायणी है और एक तैत्रायणी, इन तीनों को याद कर लेना यजुर्वेद में। अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण वो जो है आपका है ही नहीं यहाँ पर संबंधित आपका अरण्य, तो उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोई अरण्य नहीं लिखा गया इस पर, मतलब जो मूल था उसी को आप लोग पढ़ना। चलिए अब उपनिषद के बारे में बात करते हैं। देखो लास्ट उपनिषद में क्या है, उपनिषद का मतलब होता है, उप मतलब होता है समीप, निषद मतलब होता है बैठना, उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। अब तो परंपरा ही खत्म हो गई है, ना उस स्तर के गुरु बचे, ना उस स्तर के शिष्य। चलिए और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि गुरुओं ने ही अपना क्रेडिट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। एक तरह से इतनी मार्केटिंग, इतनी चीजों को अब बढ़ाते चले जा रहे हैं कि जो मूल ज्ञान था, मूल स्रोत था, उससे कोई लेना देना ही नहीं रह गया। उसी तरह से बच्चे भी जैसा आप देंगे वैसा प्रोडक्ट निकल के बाहर आएगा। ठीक है, ब्रह्म विषयक होने का क्या कारण है, इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, संसार के संदर्भ में जो प्रचलित सभी बातचीत है, उसी के बारे में बातचीत किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। दार्शनिक विचारों का संग्रह उपनिषद, कोई दिक्कत नहीं। उपनिषद देखते हो तमाम तरह के, इस समय बाबा लोग आ गए हैं, तमाम तरह के ज्ञानी लोग भी आ गए हैं, उपनिषद पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो उपनिषद को पढ़ने का, उपनिषद में मोक्ष के बारे में, आत्मा, परमात्मा, दार्शनिक विचार बहुत ज्यादा उसमें देखने को मिलेगा। अगर आप उपनिषद पढ़ते हो तो वास्तव में आपको सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है सिद्धांतों का प्रतिपादक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अंत में लिखा गया है, सबसे लास्ट लिखा गया, इसलिए वेदांत कहते हैं। इसकी रचना 800 से 500 ईसा पूर्व में हुई है। उपनिषदों की संख्या पूछी जाती है, क्या करोगे, 108 है। वेद और संबंधित उपनिषद, वेद से संबंधित कुछ उपनिषद, हमने कहा ना कि मूल आपका यही रहेगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब देखो ऋग्वेद से संबंधित कौन सा उपनिषद लिखा गया, तो ऐतरोपनिषद। यह पूछा कम जाता है लेकिन फिर भी याद रखना। सामवेद का देखो वास्कल है, छांदोपनिषद है, ये पूछा जाता है, छांदोपनिषद, केनोपनिषद, ये सब सामवेद के संबंधित उपनिषद है। यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद है, यह भी याद रखना। और उसके बाद देखो शुक्ल और कृष्ण के अलग अलग है, ईसा सोपनिषद और तैतरीय कठोपनिषद और स्वातासुरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ये आपका कृष्ण का हो जाएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद वाला, कई बार पूछा जाता है, आपको पता है कि सत्यमेव जयते इसी मुंडकोपनिषद या मांडकोपनिषद से लिया गया है, तो यही आपका है। इसी को यहाँ पे प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडकोपनिषद किसके है ये उपनिषद, तो अथर्ववेद के। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज लाइक यहाँ पे आपको बटन दबा देना है और कमेंट तो जरूर करना है। चलिए वेदांग के बारे में चलते हैं। अब वेदांग क्या होते हैं पहले इसको समझ लो। थोड़ी थोड़ी चीजें हमने लिखी थी, ये 2015 का बनाया हुआ नोट्स है भाई, ये ध्यान रखना, आज का नहीं है। फिर भी रिलीवेंसी आप देखना, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण, इससे बाहर से नहीं पूछा था, क्योंकि पहले की जो पढ़ाई होती थी वो ज्यादा डीप हुआ करती थी। ठीक है, सामान्य ऐसा माना जाता है कि वेदांगों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। ये ग्रंथ वास्तव में वेदों के ज्ञान या रहस्य को सरल करने, प्रदान करने के लिखे गए हैं। देखो जाहिर सी बात है, वेद है, संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, वैदिक काल में लिखी गई थी, तो उसी भाषा को आने वाली पीढ़ी, अभी आज के समय में देख लो, आज के समय में संस्कृत से लोग और पीछे हट रहे हैं,
खत्म ही हो गया ऐसे लगता है एक तरह से। सोचो बात को, वैदिक संस्कृति वैदिक सभ्यता धीरे धीरे गायब होती चली जा रही है, तो उसको क्या किया गया, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सरल बनाने के लिए धीरे धीरे उसको कन्वर्ट कर दिया गया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये ग्रंथ वास्तव में वेदों के ज्ञान एवं रहस्य को सरल प्रदान करते हैं। वेदों को अच्छी तरह समझने एवं समझने में वेदांग में काफी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये बात ध्यान रखना, वेदों को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफी सहायक होते हैं। वेदांत शब्द की अभिप्राय से जिसके द्वारा किसी वस्तु को स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांग के कुल 6 भेद है, कौन कौन, देखो शिक्षा है, कई बार पूछ लिया था कितने भेद है वेदांग के, तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। बहुत आसान है, याद रखोगे, 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, 6 बार बोल लोगे 6 ठो है, 6 बार बोल दोगे याद हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, काम खत्म। चलो महाकाव्य, जिस क्रम में हमने शुरू में बताया था उसी क्रम में हम लोग चल रहे, अब महाकाव्य पे आ गए। पहला रामायण और महाभारत भारत की 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है। इन महाकाव्यों की रचना कब हुई, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। ईसा पूर्व का मतलब आप लोग समझते हो कि बिफोर क्राइस्ट, और ईसा शताब्दी जो होती है आफ्टर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के पहले जो होता है बिफोर क्राइस्ट, और ईसा के जन्म के बाद होता है उसे ईस्वी में मानते हैं। मतलब ईसा के जन्म से पहले यह कितनी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया। 4वीं शताब्दी मतलब 400 ईसा पूर्व, यह बात आप ध्यान रखना। अब देखो रामायण के बारे में, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान क्या हुई थी, किसमें हुई थी, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। मतलब रामायण मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। श्लोक से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वाल्मीकि की जो रामायण है मूलतः 6000 श्लोक थे जब उन्होंने ओरिजिनल लिखा था। बाद में इसको कुछ इसमें और इंक्लूड किया गया तो 12000 हो गए, फिर इसमें क्या हो गए, 24000 हो गए। मतलब वर्तमान में 24000 श्लोक है। और इसको क्या बोला जाता है, तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता बोला जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। महाभारत पे चलते हैं। महाभारत देखो, महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से क्या है, बड़ा है। इसकी रचना क्या है, मतलब यह ध्यान रखना कि महाभारत यह रामायण से क्या है, काफी बड़ा है। और यह कब इसकी रचना हुई, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भी इसकी रचना मानी जाती है। इसमें मूल रूप से जब लिखे गए तो इसमें 8800 श्लोक थे। तब उसको क्या बोला जाता था, जय संहिता बोला जाता था। मतलब विजय संबंधी आपको पता है कि जो महाभारत है वो विजय को ऐसे ही दिखाता था कि कैसे जो है बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यही चीज दिखाया गया, यही चीज रामायण में भी दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर चूंकि युद्ध और संघर्ष के माध्यम से यहाँ पर भी यही दिखाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर क्या है कि कैसे जो है अपने भाइयों पे, कैसे बुराइयों पे, कैसे जो है दुष्टता पे अच्छाई की विजय होती है। तो उसको क्या बोला था, जय संहिता। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब 88 श्लोक थे, मूल श्लोक को जय संहिता बोलते थे। बाद में जब इसमें श्लोक की संख्या 2400 हो गई, तब उसको आपको पता, हमने शुरू में पढ़ाया कि हमारे भरत जो आपने दशरागे का युद्ध सुना होगा, उसमें भरत और सुदास के बीच में युद्ध हुआ था, दशरागे का युद्ध। तो वही भरत है, उसी के संतान हम लोग, उसी के हमारे जो है हमारे पूर्वज यही माने जाते हैं। तो उसमें उसको भारत कहलाता था इन्हीं के नाम पे। लेकिन बाद में आगे कालांतर जब इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई। अब देखो महाभारत में कितना, रामायण में कितनी थी, 24000 ही पूरा बढ़ने के बाद भी हुआ। लेकिन यहाँ पर लास्ट में कितना हुआ, 1 लाख श्लोक हो गया। तब इसको क्या बुलाता है, सहस्त्र सहस्त्री संहिता, या महाभारत कहलाया। यह बात आप नोट करना, यह तीनों कई बार पूछा गया है। महाभारत में प्राथमिक उल्लेख कब मिलता है, तो असलान गृहसूत्र में मिलता है। देखो पुराण के बारे में, देखो पुराण कुल 18 पुराण हैं। तो पुराण के बारे में देखो, पुराण है क्या, पहले ये देखो। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को क्या कहते हैं, मतलब प्राचीन जो आख्यान थे, प्राचीन जो बातचीत थी, उसी से युक्त ग्रंथों को पुराण कहते हैं। 5वीं शताब्दी मतलब 5वीं सदी के से लेकर के 4वीं सदी ईसा पूर्व के समय क्या हुआ, पुराणों का निर्माण हुआ, पुराण अस्तित्व में आए थे। अब पुराणों में प्राचीन महापुरुष, देवता, ऋषि, धार्मिक नियम कानून, राजनीतिक विषय, आदर्श, कर्तव्य, यही सब का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपने ये देखा होगा तमाम तरह के पुराणों में। उसमें भी मत्स्य पुराण जो है, उसमें भी मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और काफी ऑथेंटिक चीजें मानी जाती है। देखो यहाँ पर आपकी पुराणों की संख्या कुल कितनी, 18 हमने बताया। 18 पुराण को आपको याद नहीं रखना, बस एक बार पढ़ लो, ठीक है। उसके कौन कौन महत्वपूर्ण है आपको बता रहे। ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, भगवत पुराण है, नारदी पुराण है, मार्कंडे पुराण है, अग्नि पुराण है, भविष्य पुराण है। 9 इधर लिखे गए हैं। उसके बाद देखो ब्रह्मवर्त पुराण है, लिंग पुराण है, वराह पुराण है, स्कंद पुराण है, वामन पुराण है, कुर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है और ब्राह्मण पुराण। ये सब के सब 18 पुराण आपको यहाँ पे दिए गए। अब देखो इसमें आज देखोगे जो विष्णु पुराण है, इससे क्या मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो कई बार पूछा जाता है कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, तो विष्णु पुराण से। भगवत पुराण भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। वायु पुराण भी इंपॉर्टेंट है, इसे इतना याद रख लेना। विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण। उसके बाद देखो एक मत्स्य पुराण है और एक ब्राह्मण पुराण। 5 पुराणों को याद रख लेना। मत्स्य पुराण में क्या है, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इन पुराणों में
विष्णु, मत्स्य, वायु और ब्राह्मण और भगवत पुराण जो हमने आपको बताया, ये क्या सब ऐतिहासिक महत्व के हैं। इन्हीं सब में राजाओं की वंशावलियां मिलती हैं। इनसे अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा इस समय ये राजा हुए, इनके वंश ये हुए, इनकी खात्मा ऐसे हुई, इनका इनसे युद्ध हुआ, ये सब कहानियां इसमें मिलती हैं। 18 पुराण में सबसे प्राचीन पुराण किसको माना जाता है? मत्स्य पुराण, ये हमने आपको बताया ही। इसमें इसके द्वारा सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, अभी पूछा जाता है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, अभी हमने बता दी आपको। फिर करा वायु पुराण से क्या है, शुंग और गुप्त वंश के विषय में भी जानकारी मिलती है, मतलब जो वायु पुराण है उनसे शुंग और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ये सब निश्चित रूप से याद करना, पूछा जाता है एक बार भरोसा करके। देखो यहाँ पर ये लिखा गया है कि मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की और विष्णु पुराण में मौर्य वंश और गुप्त वंश की जानकारी मिल जाती है। ये सब कुछ आपका उतना समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे ब्राह्मणेतर साहित्य पे, ठीक है। तो क्या अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? अगर सब कुछ क्लियर चल रहा है तो कमेंट तो जरूर करना ही है कि हाँ सर सही लग रहा है, आगे भी ऐसी चीजों को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन पूरा आप लोग देखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखना। बौद्ध साहित्य की बात करें, बौद्ध साहित्य आपको पता है, हमने शुरू में बता दिया था कि जब ब्राह्मणोत्तर के बाद जब काफी पाखंडवाद आ गए थे तो उसको दूर करने के लिए फिर आप देखोगे कि बौद्ध का जन्म हुआ, जैन का हुआ, तो इन लोगों ने भी समाज में काफी योगदान दिया। तो अब उसके बाद इन लोगों ने भी साहित्य लिखा होगा अपने 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 किताब कापी के माध्यम से, मतलब उसमें जो ग्रंथ थे इन्हीं के माध्यम से तो बताए जाएंगे कि भैया इनका क्या नियम कानून है, इन कैसे प्राचीन जो परंपराएं हैं या जो प्राचीन अंधविश्वास को कैसे खंडन कर रहे हैं। तो इन्होंने भी एक साहित्य लिखा। तो वही कह रहा है कि बौद्ध साहित्य को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। कई बार पूछ लिया जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत, परिनिर्वाण मतलब मृत्यु के उपरांत आयोजित जो तमाम तरह की विभिन्न बौद्ध संगीतियां हुई, अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। उसमें क्या 4 बौद्ध संगीतियां हुई, चारों को हम पढ़ाएंगे। कह रहा है कि उसमें अलग अलग संगीतियों में क्या किए गए, इसको संकलित किए गए। संगीतिया का मतलब कि एक तरह से सभा हुआ, सम्मेलन हुआ, बैठकी हुई। उस बैठक में तमाम तरह के जो भिक्षु थे, ज्ञानी लोग थे, वो बैठते थे और बात विचार करते थे, एक तरह से मीटिंग कह सकते हो, और उसमें उनके विचारों को संकलित किया जाता था। तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि जो बौद्ध साहित्य हैं उनको त्रिपिटक बोला जाता है। कई बार पूछा जाता है महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण मतलब मृत्यु के उपरांत आयोजित तमाम तरह की बौद्ध संगीतियां हुई, उसी में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। बुलर महोदय, बुलर एक इतिहासकार थे। मैंने पिटक्स का अर्थ क्या बताया? टोकरी, मतलब टोकरी मतलब संग्रह करने वाला, रखने वाला, क्या विचारों को, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 तरह के पिटक बने। तीनों में अलग अलग बातों को संकलित किया गया। सुत्त पिटक में कहा गया, अरे यार 3 अलग अलग किताब है भाई, कुछ और टेंशन मत लेना। जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म, जैसे आपने पूरा प्राचीन इतिहास, मध्य का इतिहास, आधुनिक इतिहास, 3 किताबें पढ़ी। प्राचीन में प्राचीन के विषय की जानकारी, आधुनिक में आधुनिक के बारे में। इसी तरह यह 3 अलग अलग क्या है, साहित्य हो गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में देखो क्या है, यहाँ पे जितने भी बुद्ध के द्वारा धर्म उपदेश दिए गए थे, धर्म को लेकर के उसका संकलन किया गया है। बुद्ध के धार्मिक विचार क्या थे, उनके वचनों का संग्रह क्या था, इससे संबंधित था। इसी को बुद्ध का क्या बोला जाता है, बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। सोचिए इतना महत्वपूर्ण था ये। और यह पिटक 5 निकाय में, इसमें भी दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये चैप्टर है यार। जैसे आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हो, पाषाण काल, वैदिक काल, उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल, यही तक तो पंच काल में इतिहास खत्म हो जाता है। तो वही उसके अंदर का ये चैप्टर है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। विनय पिटक के बारे में बात करेंगे। विनय पिटक इस ग्रंथ में मठों में रहने वाले जो भिक्षु भिक्षुड़ियों के अनुशासन संबंधी, क्योंकि आपको पता है कि उस समय का जो जीवन काल था, बुद्ध के समय में यही था, एक आपका गुरुकुल टाइप का सिस्टम चलता था कि आपको सुबह निकल जाना है और तमाम तरह के स्थानों पे भिक्षु, एक तरह से भिक्षा तो जो आपको जीवन व्यापन करने के लिए तो था ही, उनका मेन उद्देश्य यह भी था कि अपने विचारों का प्रचार प्रसार भी करना था। तो वही कह रहा है कि इस ग्रंथ में मठों में रहने वाले जो भिक्षु भिक्षुड़ियों थे उनके अनुशासन संबंधित, उस समय क्या अनुशासन हुआ करते थे, क्या नियम हुआ करते थे, उन सब का जो संकलन किया गया है वो विनय पिटक में किया गया है। अभिधम्म पिटक की बात करेंगे। इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश जो दिए गए, उनके जो सिद्धांत थे और बौद्ध मतों की जो धार्मिक व्याख्या की गई थी, उसका जो है संकलन किसमें, अभिधम्म पिटक में किया गया है। इस पिटक की रचना अशोक के समय में तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई है उसकी अध्यक्षता किसने किया था, मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था, ये बात ध्यान रखना। तो उसी के समय अभिधम्म पिटक मैंने बताया, अभी मैं आगे बताऊंगा भी, अलग अलग काल में अलग अलग समूहों में अलग अलग बौद्ध संगीतियां हुई और उसी संगीतियों में क्या किया गया, इसको जो है संकलन किया गया। ये बात आप नोट कर लेना। उसके बाद कह रहा है कि जातक कथाओं की बात करेंगे। जातक कथाओं में क्या है, देखो नोट में अगर हम करेंगे जातक में, तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाओं की बातचीत किया गया है। कई बार पूछा गया है कि जातक जो आपका है जातक में किसका संकलन किया गया है, तो जातक में बुद्ध का पूर्व जन्म के काल्पनिक जो मतलब पूर्व जन्म को लेकर के उनकी क्या कल्पनाएं थी, क्या मान्यता थी, उन सब को लेकर के उनका जो है कल्पना किया गया है। और जातक कथाओं की संख्या कुल कितनी है, 550 तरह तरह की बातें उन्होंने बताई, किसमें, जातक कथाओं में।
ठीक है। अब कह रहा है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो पाली भाषा में लिखे गए, क्योंकि बौद्ध हमेशा पाली भाषा में ही लिखा गया है, ये बात ध्यान रखना। जबकि जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म प्राकृत भाषा में लिखा गया है, यह भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, जैन धर्म आ भी गया। जैन धर्म देखो, अभी हम बौद्ध उसके बारे में डिटेल और पढ़ाएंगे कि बौद्ध का जन्म कब हुआ, क्या क्या हुए, माता पिता समानता, वो सब भी कहानी पढ़ाएंगे। अभी हम लोग साहित्यिक साक्ष्य की तरफ चल रहे हैं, कैसे प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए कौन कौन स्रोत है, कैसे हम जानेंगे कि हमारे प्राचीन इतिहास में ये चीजें इस समय हुई थी। जैन साहित्य की बात करेंगे, जैन साहित्य में देखो, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है, ये बात नोट कर लेना। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, उसको आगम के नाम से जाना जाता है। और जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण कुछ 12 अंग लिखे गए हैं। 12 अंग में देखो, आगम में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छंद है। उसमें हमने बताया कि 12 अंग क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम ही बोला जाता है। तो उस आगम में 12 अंग, मतलब एक तरह से आगम मतलब मोटी सी किताब हो गई। अब उसमें 12 ठो अंग है, 12 ठो उपांग है, 10 ठो प्रकीर्ण है, 10 6 ठो क्या है, छंद सूत्र, अलग अलग विषयों को अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। बस इतना ध्यान रखना। जैन ग्रंथों की रचना किसमें, प्राकृत भाषा में हुई। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ है, ये बात नोट कर लेना। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारिकों का बहुतायत क्या होता है, जैन का आपको संबंध आपको मिलेगा भी व्यापारियों से, तो वही कह रहा है कि यह व्यापार और व्यापारियों को उल्लेख इसमें ज्यादातर मिलते हैं। भगवती सूत्र की बात करेंगे तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन तथा 16 जो महाजनपद थे उनसे संबंधित भगवती सूत्र में जानकारी देखने को मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण था। कई बार पूछा गया है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस सूत्र से मिलती है, तो भगवती सूत्र से मिलती है, भगवती किताब से मिलती है। ऐसे याद रख लो ना कि भगवती किताब से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और में महावीर जीवन के विषय में भी जानकारी मिलती है, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं लौकिक साहित्य। देखो, जो शुरू में हमने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, इसी क्रम में बांटे गए थे, अब हम लोग लौकिक साहित्य पे आ चुके हैं। लौकिक साहित्य में देखो क्या है, इस प्रकार के साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और समसामयिक जो साहित्य आते हैं, ऐसे साहित्य को धर्मेतर, मतलब जो धर्म से हट करके बातचीत कर रहे हो, ठीक है, धर्म में ही ना घुसे हो, वही कह रहा है कि धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं। इस प्रकार की कृतियों से तत्कालीन भारतीय समाज में राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने में काफी मदद मिली, वही जानने का हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं। ऐसी रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख आपको अर्थशास्त्र का, आपको पता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य है या चाणक्य है, इनके अर्थशास्त्र से ही आपको जो है ये सब सारी चीज जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए, आचार्य जो चाणक्य है, इन्हीं का नाम क्या है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ठीक है। एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा। चलिए, माइक तो मैं नीचे भूल गया था, अभी को मैं माइक लगा रहा हूं, मैं ध्यान लगा था, माइक लगाना ही भूल गया था। क्या साउंड क्लियर आ रही थी कि नहीं, इतना रिकॉर्डिंग करने के बाद कहीं ना साउंड नहीं सही आ रही हो। मैंने माइक अभी तो लगाया है, माइक नीचे ही भूल गया था, मतलब साइड में रख दिया था। कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं इतना तेज बोल रहा था कि आवाज आ रही होगी। चलिए, तो हम बता रहे थे कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, चाणक्य, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है, ठीक है, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है। एक मिनट देख लेते हैं, साउंड आ रही होगी जहां तक हमें लग रहा है। थोड़ा सा एक मिनट दीजिएगा, चेक करें आ रहा था कि नहीं। साउंड आ रहा था, हाँ आ रहा है, दिख रहा था। चलिए, काम ब्रेक आया होगा, नहीं आएगा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ साउंड अच्छा आएगा। चलिए, काफी एनर्जी लगती है, इसलिए आप लोग के सब्सक्राइब, आप लोग के लाइक से हौसला बना रहता है। प्लीज इसको, इस चैनल को भी बड़ा करिए, आप लोग के वजह से ये बड़ा होगा। आइए, कह रहा है कि इस द्वारा रचित इस ग्रंथ में भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ इसी को बोला जाता है। ये आप सबको पता है, कई बार पूछा भी जाता है कि भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन है, अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे देखो, मामला ये समझ में आया कि अभी तक जो हम लोग धर्म, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपनिषद, आर्य, उसी में फंसे हुए थे। अब वहां से निकल करके एक अलग चीजें, यह सब बुद्ध के परिवर्तन के बाद हुआ। बुद्ध और जैन आए, उन्होंने चीजों को बदला, उसके बाद आगे आने वाली पीढ़ी धीरे बदलते 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 आज हम लोग संविधानिक गणतंत्र के स्वरूप में एक जो है स्थापित देश हो गए हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मुद्रा राष्ट्र में चले। मुद्रा राष्ट्र देखो, विशाख दत्त के द्वारा, यही दो चीज का वहां जिक्र हुआ था, वो दोनों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण उसको भी हम लोग ले लिए होंगे। तो विशाख दत्त के द्वारा रचित इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य के विषय में, और साथ ही नंदवंश का कैसे पतन हुआ, मौर्य वंश का कैसे, भाई नंद वंश के पतन के बाद ही तो मौर्य वंश की स्थापना हुई, आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो नंद वंश का कैसे पतन हुआ और मौर्य वंश की कैसे स्थापना हुई, उसी के इतिहास के बारे में जानकारी मुद्रा राक्षस के बारे में मिलती है।
पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त। किसकी जानकारी मिलती है हमने बता दिया। पाणिनिकृत जो किताब थी वह पाणिनिकृत जो थे लेखक, उनके द्वारा अष्टाध्यायी एवं महर्षि पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखी गई यह भी एक टीका है, जो आपकी प्राचीन संस्कृति सभ्यता के बारे में ही नियम कानून या संबंधित उस समय की क्या व्यवस्थाएं थी ये बताती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता लगाने के लिए कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि, और महाभाष्य के लेखक कौन है, तो महर्षि पतंजलि। आपको पता है कि इसी में तमाम तरह के योग के बारे में बातचीत भी किया गया है। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास किससे पता चलता है, तो संगम साहित्य। आपको पता है कि एक संगम वंश ही आएगा, उस संगम वंश में तमाम तरह के राजाओं को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसी में संगम साहित्य से हमको जो आपके दक्षिण भारत की पूरी राजनीति आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाइए, तीसरा स्रोत क्या था भैया, तीसरा स्रोत था विदेशी यात्रियों का वर्णन। मतलब तमाम तरह के जो विदेशी थे, जैसे चाइना से आने वाले थे, कुछ मध्य एशिया से आने वाले थे, कुछ यूरोप से, आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा, आपने फायांग का नाम सुना होगा, आपने इत्सिंग का नाम सुना होगा, यह सब लोग जो भारत आए, हेरोडोट्स इतिहास का पिता का नाम सुना होगा, तो यह सब जितने लोग भी, बहुत लोग तो भारत आए ही नहीं, हेरोडोट्स कभी भारत आया ही नहीं, लेकिन यहाँ से जाने वाले लोगों के माध्यम से सुन करके उसने भारत के इतिहास को लिख दिया कि अच्छा ऐसी वहां की व्यवस्था थी, तो ऐसे लोग होंगे, ऐसी प्रशासन होगी, ऐसी चीजें होंगी। तो कहने का मतलब है कि विदेशी यात्रियों को जो किताब लिखी गई है उसको पढ़ने से भी उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाएं, उस समय की रहन सहन, सब कुछ पता लगती है। आइए विदेशी यात्रियों के विवरण में हम लोग बात करते हैं। देखो यूनान को ही रोमन बोला जाता है, तो यूनानी जो यात्री है उनके द्वारा, चीनी लेखक आए उनके द्वारा, अरब के जो लेखक आए उनके द्वारा हमको चीजें देखने को मिलती है। देखो टेसियस और हेरोडेट्स यूनान और रोम के प्राचीन लेखकों में से एक है। ये जो टेरियस है और हेरोडेट्स है, इन लोगों ने यूनान और रोम के बारे में भी काफी कुछ लिखा। बाद में हेरोडेट्स ने इतिहास के बारे में भी लिखा। अब देखो जो टेसियस था वो ईरान का राजवैद था। उसने क्या था, भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की। किसने, टेसियस ने। टेसियस भी कभी भारत नहीं आया, यह भी जो ईरान के राजवैद और जो भारत में तमाम तरह के लोग आए, ईरानी अधिकारी आए, उनको जाने के बाद उनसे पूछ करके क्या किया, इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में लिख दिया। जस्ट लाइक ऐसा ही है कि कोई भारत घूमने ना आया हो, अभी जैसे मान लो अमेरिका का व्यक्ति भारत घूमने ना आया हो, या समझ लो ऐसे समझो कि कोई भारत का व्यक्ति, अपने यहाँ ही समझो, कोई भारत का व्यक्ति, मतलब भारत भी छोड़ो, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कोई उत्तराखंड गया है घूमने, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तराखंड गया है घूमने, और उत्तराखंड 2 महीने रह करके आया, पूरी व्यवस्था, सामाजिक, खान सान, रहन सहन, घूमने, प्रेस, सब कुछ जान लिया, आकर के यहाँ पे सब कहानी समझा दिया। जब वो समझा दिया तो क्या आप लिख नहीं सकते हो, चित्रण नहीं कर सकते हो? हालांकि उस तरह के दिमागदार व्यक्ति होना चाहिए, तो क्या आप उसको चित्रित नहीं कर सकते हो? आप लोग तो लिख ही सकते हो, हम लोग तो लिख ही सकते हैं। तो वही चीजें ये किया जाता था। आपको उम्मीद करते समझ में आ गई। चीजों को बहुत क्लिष्ट नहीं, बहुत आसान तरीके से समझना चाहिए। अब कह रहा है कि हेरोडोट्स, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की क्या की, रचना की, जिसमें भारत और भारत के संबंधों का वर्णन किया गया है। नियार्कस, अनेसेक्रेटियस, अरिस्टोबुलस, इन सभी के लेखक कौन है, सिकंदर के समकालीन माने जाते हैं। कई बार पूछा जाता है, नियार्कस, अनेसेक्रेटियस, अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के ही समकालीन हैं। सिकंदर कहाँ का था आपको पता ही, महान सिकंदर। सिकंदर के बाद अनेक लेखक ने महत्वपूर्ण, जैसे मेगास्थनीज, यूनानी राजा सेल्यूकस का क्या था, सेल्यूकस निकेटर का आप सुने ही होंगे। तो मेगास्थनीज यूनान का जो राजा था सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 14 वर्ष व्यतीत किया। भारत की बात हो रही है। और उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो जो व्यक्ति किसी के साथ 14-15 साल रहेगा, उसके साम्राज्य का वर्णन नहीं कर देगा, तो जब उस जो किस किताब को पढ़ेगा, तो क्या उस समय की व्यवस्था आपको नहीं पता चल जाएगी? यही सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। यही सब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तमाम तरह की आसान चीजें पूछी जाती है। अब आप हवा बना देंगे इसको। तत्कालीन मौर्य वंशी समाज एवं संस्कृति का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट चलो, डायमेकस है, सीरियन नरेश अंतियोकस का किसका राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में काफी दिनों तक रहा। जो डायमेकस है वो सीरियन नरेश, उस समय सीरिया का जो राजा था कौन था, उसका नाम था अंतियोकस। उसी का राजदूत कौन था, डायमेकस था। उसने क्या था, बिंदुसार भारत में होगा, तो बिंदुसार के दरबार में काफी दिनों तक रहा और जाकर के वहां पर क्या किया, इसने इतिहास को लिखा। ठीक है, अपने किताबों में पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन से कई बार लिखा गया है। यह 150 ईसा पूर्व लिखी गई थी। इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक पुस्तकों का विवरण मिलता है। इसका लेखक कोई मिलता नहीं, इसका नाम नहीं लिखता है, इसलिए इसका लेखक अननोन में आता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसकी जानकारी मिलती है, जिसमें भारतीय बंदरगाह, व्यापार वस्तुएं, कि उसमें भारतीय बंदरगाहों से भी व्यापार हुआ करता था।
मध्य जो एशिया है उससे काफी व्यापार हुआ करता था। इन सब का विवरण दिया गया है, लेकिन इसके लेखक की जानकारी नहीं है। टालमी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम है जियोग्राफी का, यह याद करना। प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री का लिखी गई, यह भी पूछा जाता है। सब में उसी जानकारी मिलेगी, अब समझ में आएगा, इतना पढ़ा चुके हैं तो। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका में भारत के पशु के बारे में, पेड़ के बारे में, पौधों के बारे में, खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो चीनी यात्री से, चीन के भी कुछ यात्री आए। हमने ऊपर अभी अरब यात्रियों को पढ़ा, यूनान के यात्रियों को पढ़ा, अब जरा सा चीनी के यात्रियों को देखो। चीनी यात्रियों को आने का क्रम पूछता है, तो सबसे पहले फायान आया था। फायान के बाद देखो कौन आया था, सिंग युंग आया था, वेनसांग आया था, हुली आया था, इत्सिंग आया था, मालवानीन आया था, चाउजू कुआं आया था लास्ट में। कैसे याद होगा सर? तो याद करने के लिए हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है, यह उसी समय का ट्रिक बनाया हुआ है। देखो फांसी हुई, फांसी का मतलब फां से फायान, सी से मतलब सिंग युंग, हूं से मतलब वेनसांग, ई से मतलब क्या होता है इत्सिंग, और हु से ही हुली भी होता है, तो हु से हुवेस्तांग और हु से हुली और ई से स्टिंग। बस इतना 3 2 5 तो याद कर लोगे, और लास्ट वाला चाउजू, जाओजू कुआं, चाउजू कुआं ऐसा नाम याद भी हो जाएगा। लास्ट में चाउजू कुआं याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा, कई बार पूछा गया है। अब देखो एक को डिकोड कर देते हैं। फायान, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से लेकर 415 के समय क्या हुआ, भारत है। कई बार पूछा गया कि फायन भारत कब आया, तो उस समय जब राजा कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसी के समय में आए थे। उसने तत्कालीन भारत की जो सामाजिक, धार्मिक, अर्थव्यवस्था, जो राजनीतिक थी, उस पर क्या किया, प्रकाश डाला। और फाहियान ने विशेष रूप से बौद्ध धर्म पर बहुत कुछ लिखा, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा, आपको पता है कि अशोक बाद में बौद्ध हो जाता है, ठीक है, कितना मारकाट करने के बाद बौद्ध जीवन व्यतीत कर लेता है। चंद्रगुप्त के बारे में आपको पता है कि जाकर के दक्षिण भारत में प्राण त्याग देता है। बात समझिएगा, बहुत डीप सब चीजें हैं। अब देखो वेनसांग के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड कह रहा है कन्नौज के राजा। देखो ये सब जो हाईलाइट है अभी की हाईलाइट नहीं है, ये हमारे किताब में हाईलाइट किया गया है उसी समय का, क्योंकि हमने ओरिजिनल स्कैन कर लिया, इसलिए ये पूरा उसी समय का लिखा हुआ है, ये मिटेगा नहीं। अगर मैं ऐसे रबड़ लेके मिटाने का प्रयास करूं, देखो मैं ऐसे रबड़ लेता हूँ इरेजर, देखो नहीं मिटेगा, ये देख रहे हो मिट रहा है, नहीं मिट रहा है ना। लेकिन अगर हम अभी लिखिए, देखो ये अभी लिख रहे हैं, ये सब जो खचा दिए, अब अगर हम इरेजर लेके मिटा रहे, देखो नहीं मिट रहा है, नहीं ये सब नहीं मिटेगा, क्योंकि ये सब पहले का ही जो है ये ध्यान रखना। देखो वेनसंग क्या है, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, इनका डेट याद रखना, 606 से लेकर 647 के शासनकाल में भारत आया था। तो वेनसंग कब भारत आया, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के समय में। 10 वर्षों तक भारत तक क्या किया, भ्रमण किया। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, यह भी कई बार पूछा गया है कि इतने वर्षों तक नालंदा में अध्ययन किया। इस प्रकार कुल क्या किया, 16 वर्षों तक भारत में रहा। 10 वर्ष तक घुमा फिरा, 6 वर्ष तक अध्ययन किया, 10 से 16 वर्ष तक भारत में रहा, कई बार पूछ लिया गया है। उसकी भारत यात्रा का वृतांत जो सीयू की नामक ग्रंथ है उसी में मिलती है। इसका मतलब सीयूकी का लेखक कौन है, वेन शॉ, ठीक है, इतना भी पूछा गया है। कह रहा है जिसने लगभग 138 देशों में यात्रा का विवरण जिक्र किया, मतलब उतना देशों में, सोच लो 138 देश उस समय थे और 138 देशों में वो घूमा टहला था और उसकी यात्रा का विवरण दिया था। इस ग्रंथ में हर्षकालीन सामाजिक, भाई उसी के समय में आया तो उसी के समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था प्रकाश डालेगा। हुली वेनसांग का मित्र था, हुली भी देखे, जिसने वेनसांग की जीवनी लिखी, तो उसका मित्र था, उसकी जीवनी इसने लिख दी, और इसी के जीवन में उसने तत्कालीन भारत पर भी प्रकाश डाल दिया कि भारत में जब ये था तो उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी। वेनसांग की प्रिंस ऑफ द पिलिग्रिम्स, अर्थात यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहा था, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो 138 देशों की यात्रा कर चुका है, मतलब प्रिंस ऑफ द पिलिग्रिम्स, पिलिग्रिम्स का मतलब होता है यात्री, यात्रा करना, तो यात्रा का ये राजकुमार हो गया, इतना यात्रा किया। ये बात ध्यान रखना। इत सिंह के बारे में पढ़ लेते भैया थोड़ा सा। 613 से लेकर 715 के समय भारत आया था। इसने नालंदा, विक्रमशिला, आपको पता है कि प्राचीन विश्वविद्यालय उस समय यही थे, और यही बौद्धों का बहुत बड़ा हाव था, प्रचार प्रसार था, और यही में लोग आते थे, पढ़ते थे। बाद में आपको पता है कि इसको जला भी दिया गया, ठीक है। देखो मतवालीन ने हर्ष के पूर्वी अभियान एवं चाउजू कुआं के चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। किसने, मतवालीन भी एक इतिहासकार था, उसने ये सब, किसने, चाउजू कुआं और चोल का इतिहास पर प्रकाश डाला। कुछ अरब के यात्री भी है, अरब के यात्रियों का नाम देखो। अरबी लेखकों में अल बरूनी का आपने नाम सुना होगा, सबसे प्रसिद्ध है। यह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ क्या किया था, भारत आया था, तो इसका भी काफी यात्रा वृतांत लिखने को मिला। तो अल बरूनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, तहकीक हिंद, कई बार पूछा जाता है, इसी को किताबुल हिंद भी बोला जाता है। उसमें उस समय की जो है समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि ग्रंथों पर क्या किया, आदि समय पर क्या किया, प्रकाश डाला। अल बरूनी जो था, ज्योतिष का, गणित का, विज्ञान का, अरबी फारसी का, संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। इस समय तो लोग एक भाषा को नहीं जान पाते थे, उसमें 7-8 भाषा को लोग जानते थे। वह गीता से विशेष रूप से प्रभावित भी था, ठीक है। क्या किया जाए, आगे भी कंटिन्यू कर दिया जाए या पहला सेशन डाल करके देख लिया जाए, आप लोग को क्या लग रहा है, अच्छा ये बताइए आप लोग। लेकिन फिलहाल आप लोग ऑफलाइन हो तो कैसे बताओगे।
खांसी भी याद आ रहा है ना, आइए खत्म ही कर देते हैं। आइए, कितना पेज हुआ है अभी? खत्म कर देते हैं ना। चलिए 2 मिनट बस ब्रेक लेते हैं। देखो, अब उसके बाद पुरातत्व से संबंधित जानकारी, हमने जो शुरू में आपको बताया था कि तमाम तरह के साक्ष्यों से अलग अलग जानकारी मिलती है, तो पुरातत्व से भी जानकारी मिलेगी। अब पुरातत्व में क्या होगा, जैसे कि अभिलेख हो गया, जैसे सिक्का हो गया, मूर्तियां हो गई, स्मारक हो गया, जो उस समय के भवन थे, चित्रकला थे, पुरातत्व में तो यही सब आएगा। इसी पुरातत्व का तो संरक्षण भी किया जाता है पुरातत्व विभाग के द्वारा। आज भी बहुत जगह खनन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह खनन इसीलिए किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि अभी हाल ही में प्रतापगढ़ वाले रीजन से बहुत ज़्यादा हड्डियों का मात्रा में जो है चीज़ें मिली। कई जगह आपने देखा था कि धान की भूसी मिल रही है। कई जगह आप देखेंगे कि सौ का जो है सौ का जो है समाधान मिल रहा है। तो उन सबों से देख के ये पता लगता था कि प्राचीन जो व्यवस्थाएं थी, पैसे पहले के लोग थे कैसे थे। यही सब चीजें इसमें है कि उनके अभिलेख के माध्यम से आपको पता है कि बहुत उसमें शिलालेख पे बहुत बड़े बड़े अभिलेख लिखे जाते थे। उस समय मौर्य और अशोक के समय में अभिलेखों का ही प्रचार प्रसार हुआ करता था। तमाम तरह के सिक्कों पे आप देखोगे कि तमाम तरह के जानवरों का उल्लेख देखने को मिलेगा। उस समय आपको उसकी पेड़ पौधों का उल्लेख मिलेगा। उस समय की जो मूर्तियां थी उसको देख करके आपको मिलेगा। जो उसमें स्मारक थे, भवन थे, चित्रकला थे, आज भी बहुत सारे इसमें से विद्यमान है, जिसको देख करके हम लोग कहते रहे वाह क्या यार, क्या बेहतरीन था। तो हम लोग तो सिर्फ बेहतरीन कर देते हैं, लेकिन जो इतिहासकार होगा उसको देख करके, उसको पढ़ करके उस समय की व्यवस्था को जानने का प्रयास करेगा। तो आइए अभिलेख में चलते हैं। पहला अभिलेख, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन है? मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिला है। ठीक है, इस मध्य एशिया का मतलब क्या है? उसी को एशिया माइनर भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है भैया? तो आपका जो अरब वाला रीजन है, मिस्र वाला रीजन है, वही वाले रीजन में है, ईरान वाले रीजन में। ठीक है, मध्य एशिया। कह रहा है कि नामक स्थान से लगभग 14 ईसा पूर्व में मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व आदि वैदिक देवताओं का नाम मिलता है। 1 मिनट बस रुक जाइए। हाँ, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफी मांगते हैं। तो कह रहा है इसमें कि अभिलेख के बारे में, तो सबसे प्राचीन अभिलेख आपने देख लिया, इसको बोलते हैं कौन सा? बोगज कोई। कई बार पूछा गया है कहां से मिला है? एशिया माइनर से। एशिया माइनर हमने आपको बता दिया। इस अभिलेख में क्या मिला है? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व आदि वैदिक देवताओं का नाम मिला। ये बात समझ रहे हैं? अभिलेख कहां से मिल रहा है? बोगज कोई, मतलब कि आपका जो अरब वाला प्रांत है, मिस्र वाला जो प्रांत है, ईरान वाला, उधर से मिल रहा है। और वहां पर भारत का जो है इंद्र, मित्र, वरुण और जो वैदिक देवता है उनका नाम वहां मिल रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ का अभिलेख वहां कैसे चला गया? इसका मतलब यहाँ के और वहां के अभिलेखों में क्या रही होगी? समानता रही होगी। और वहां के लोग भी यहाँ आए होंगे, यहाँ के लोग भी वहां गए होंगे, तभी तो ये सब चीजें संभव है। अब देखो, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के ही मिलते हैं, जो 300 ईसा पूर्व के समय में है। इसमें मास्की है, गुर्जरा है, निट्टूर है, उदगेलम है। अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। डायरेक्ट उसका नाम ही खुदा हुआ मिलता है। ये सब पूछा जाता है किसमें अशोक के नाम डायरेक्ट स्पष्ट मिलते हैं, तो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदगेलम। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब देखो, ब्राह्मी लिपि क्या होती है? जो हम लोग लिखते हैं, अभी हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे ये किताब है, इधर क्या होगा? इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो हम लोग इधर से तो लिखते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, मतलब बाएं से दाएं। तो जो अभी हम लोग लिखते हैं उसको ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। लेकिन जो जो खरोष्ठी लिपि होती है वो उल्टा लिखते हैं। जैसे मुस्लिम इधर से लिखते हैं ना, आई थिंक, मुझे जहां तक पता चल रहा है। ठीक है, तो उर्दू इधर से लिखा जाता है आई थिंक। तो वो क्या है कि दाएं से बाएं लिखा जाता है, उसको खरोष्ठी लिपि बोलते हैं। तो कह रहा है केवल उत्तरी पश्चिमी भारत में कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में इसके मिले हैं। ज्यादातर आपके ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिखी जाती है बाएं से दाएं। मतलब इतना याद करना कि जो हम लोग अभी लिख रहे हैं वो ब्राह्मी लिपि है, ब्रह्म लिपि है, और बकिया जो नहीं लिख रहे हैं वो खरोष्ठी लिपि है। अशोक के अभिलेख इसमें ब्राह्मी लिपि में भी, खरोष्ठी लिपि में भी, यूनानी लिपि में भी और अरमेक सभी लिपियों में देखने को मिले हैं। ये बात आप नोट कर लेना। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित जो अशोक का अभिलेख था उसको क्या किया था? पढ़ने में जो है सफलता पाई थी। कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले अशोक के अभिलेख किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। कब पढ़ा गया? तो 1837 में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि पढ़ी गई है। अब देखो, स्मरणीय अभिलेख। अब अशोक के कौन कौन से प्रमुख अभिलेख थे, या अन्य लोगों के कौन कौन अभिलेख थे उस समय के शासकों के, उसको थोड़ा सा लोग देख लेते हैं।
कह रहा है कि एक हाथी गुम्फा का अभिलेख है, यह किसका, कलिंग राजा खारवेल के द्वारा ये शासन में लिखा गया था। इसमें क्या मिलती है, जब उसके समय में लिखा गया तो खारवेल के शासन के संबंध में ही जानकारी मिलेगी। एक है जूनागढ़ या इसको गिरनार अभिलेख बोलते हैं, पूछा जाता है किसके द्वारा या किससे संबंधित है यह अभिलेख, किसके बारे में जानकारी देती है, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररामन के बारे में जानकारी देती है। रुद्ररामन के विजय का, कृत्य का, जाहिर सी बात उसी की जानकारी देगी। नासिक अभिलेख किसके संबंध में है, तो गौतमी बल्लश्री के बारे में है। गौतमी पुत्र जो सतकर्णी थे उसमें बहुत प्रतापी जो है थे ये राजा थे। सैनिक के सफलताओं अन्य कार्यों का विवरण देखने को मिलता है। प्रयाग स्तंभ की बात करेंगे तो प्रयाग में स्तंभ में आपको समुद्रगुप्त की जानकारी मिलता है, समुद्रगुप्त की विजयों की, उनकी नीतियों के बारे में जानकारी मिलता है। सॉरी, खांसी बहुत पसंद, गले में मैंने लपेटा है उसके बावजूद। चलिए जहां तक हो सकता है वहां तक किया जाएगा। ये होल अभिलेख की बात करेंगे, पुलकेशिन द्वितीय। ये होल अभिलेख किसके बारे में है, तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। ये होल जो अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन द्वितीय के युद्ध का विवरण देता है। ग्वालियर का अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज के बारे में जानकारी देता है। और भीतरी या इसको जूनागढ़ अभिलेख है, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है, यह स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है, सीधे मिलाने के लिए आता है, मैं बता रहा हूँ, याद कर लेना। देवपाड़ा का जो अभिलेख है बंगाल के शासन विजयसेन के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए देखिए सिक्के कैसे जानकारी देते हैं, तो सिक्के के बारे में जान लीजिए। अभी हमने अभिलेख के बारे में देखा, आप सिक्के के बारे में देख रहे हैं। सिक्के का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। कई बार यह पूछ लेता है इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेमेटिक्स। पुराने सिक्कों में जैसे तांबी देख ले, चांदी देख ले, सोने देख ले, शीशे देख ले, इन सबों से बनते थे। पकाई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे ईसा के आरंभिक के 3 सदियों में मिलते हैं। इनमें से कुछ अधिकांश सांचे कुषाण वंश के समय के हैं। मतलब कि तांबा, चांदी, सोने और शीशे के अलावा कुछ पकाई गई मिट्टी के भी शीशे, पकाई हुई मिट्टी के भी सिक्के देखने को मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आहत सिक्के, या इनको बोलते हैं पंचमार्क सिक्के। आहत का मतलब होता है चोट देना। जैसे सिक्का है इसको चोट देकर के ठोक ठोक के पतला करके बनाया गया है, इसलिए इसको आहत सिक्के बोलते हैं। और इसमें कई तरह के मार्क, कई तरह के निशान होते थे, इसलिए इसको बोलते थे पंचमार्क, मतलब 5 मार्क वाले सिक्के। आरंभिक सिक्के अधिकतर किसके, चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम हुआ करते थे। इन सिक्कों पर देखो पेड़, मछली, षांड, हाथी और अर्ध चंद्रमा की आकृति बनी हुई थी। 1 2 3 4 5, इसीलिए इनको पंचमार्क बोलते थे। 5 प्रकार की आकृतियों वाले सिक्के। यह कई बार पूछा गया, इनको नोट करना। यहाँ पर कुछ और डाल देता, षांड की जगह क्या दे देगा, गाय दे देगा, ठीक है। यहाँ पर हाथी की जगह घोड़ा दे देगा, गड़बड़ हो जाएगा। पेड़, मछली, षांड, हाथी, अर्ध चंद्र, बस इतना ध्यान रखना। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिलते हैं, जो विशेषतः सीसा का, चांदी का, तांबा का और सोने का इसका हुआ करता था। ये बात नोट कर लेना, सीसा, चांदी, तांबा और सोने का मौर्योत्तर, मौर्य के काल के बाद। सातवाहन ने, देखो ये पूछा था, सातवाहन ने शीशे के और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया। कई बार पूछा गया कि शीशे का सिक्का किसके समय में चलाया गया, तो बोलोगे आंध्र सातवाहन के समय में। जबकि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसके समय चला, तो सबसे ज्यादा की बात हो रही है, सबसे पहले की बात नहीं, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का का प्रचलन किसमें था, गुप्त शासकों। इसको स्वर्ण काल ही बोला जाता है। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के, सबसे पहले जो सर्वप्रथम जो लिखावट वाले सोने के सिक्के थे उस पर कुछ लिखा हो, वो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक के समय में चलवाए गए थे। सबका अलग अलग महत्व, अलग अलग बातें हैं, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। यहाँ क्या पूछ रहा है कि सोने का सिक्का तो है लेकिन इस पर कुछ लिखा हो, कुछ लेख लिखा हो, तो ये कह रहा सर्वप्रथम लेख वाले सोने का सिक्का किसके समय में, हिंद यूनानी समय में। जबकि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसके समय में, तो गुप्त के समय में। मूर्तियों के बारे में, प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से लेकर के आरंभ होता है। कुषाण काल, गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पर क्या है, पूर्णतः स्वदेशी प्रभाव है। ये बात ध्यान रखना। मतलब कि जो कुषाण, आप कई बार पूछा था गांधार कला और मथुरा कला, तो गांधार कला पर आप कहो विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला का निर्माण जो है भारतीय प्रभाव से हुआ है। अब देखो भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की साजीव झांकियां मिलती। स्मारक और भवन के बारे में थोड़ा जान लो कि प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैलियों में अभी आगे बहुत बेहतरीन चीजें सब मिलेंगी। और यहाँ से जो भी चीजें पूछी जा रही है, जहां निशान लगाया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है, इसलिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार रिवाइज करने में क्या जाता है, एक बार रिवाइज कर लो, एग्जाम देके आना, तब बताना कि सच में आया कि नहीं आया।
प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला विकास का प्रभाव पड़ा है। उस समय मंदिर निर्माण की प्राचीन शैलियों को नागर शैली, जो उत्तर भारत में प्रचलित थी, कई बार पूछा गया है। और द्रविड़ शैली कहाँ पर? दक्षिण भारत में। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और एक बेसर शैली भी होती है। बेसर शैली देखो नीचे लिखा भी है, दक्षिण पंथ में निर्मित वे नागर और द्रविड़ के जो दोनों का मिश्रण हो जाए उसको बेसर शैली बोलते हैं। देखो 3 शैलियां देखें, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर शैली कहाँ? उत्तर में। द्रविड़ शैली कहाँ? दक्षिण में। और मध्य वाला जो रीजन है, उड़ीसा वाला रीजन है, आपको देखेंगे कि इन दोनों को जो वहां पर मिक्स संस्कृति मिलेगी वहां पर बेसर शैली बोलते हैं। मतलब नागर और द्रविड़ का मिश्र शैली बेसर शैली। नए हैं तो चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब तो करना है। चित्रकला, कह रहा है चित्रकला के बारे में। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन की जानकारी मिल जाती है, जाहिर सी बात है। अजंता के चित्रों में अगर हम देखेंगे तो मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। देखो अजंता है, एलोरा है, तमाम तरह की जब गुफाओं में आप जाते हो घूमने तो उस समय आप देखोगे कि पत्थरों को काट करके, तराश करके तमाम तरह की उत्कीर्ण आकृतियां बनाई गई है। तो अगर उस समय की उत्कीर्ण आकृतियां कोई बनाई गई तो इसका मतलब है उस समय का वो सोच रहा होगा, उस समय समाज में प्रचलित रहा होगा, तो उस समय की व्यवस्था हमको देखने को मिल जाती है। चित्रकला में माता और शिशु, मरणासन्न, राजकुमारी जैसे स्त्रियों के गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्वाभास मिलता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से भी उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। चलिए ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। अब एक नया टॉपिक आ गया, पाषाण काल, मतलब पत्थरों का काल। यह चूंकि बहुत लोग पहले पढ़ा देते हैं, हम इसको बाद में पढ़ाए हैं क्योंकि पहले इसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है, एक भूमिका तैयार कर ली है। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे पाषाण काल में, पत्थरों काल में क्या क्या उसमें कैसे बटा हुआ। देखो आराम से, जिसको लंबा लग रहा होगा वीडियो रोक करके देख लेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा लेकिन पूरा देखेगा। पाषाण काल में देखो, पाषाण काल को अगर हम देखें तो 3 रूप में बांटा गया था। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अच्छा, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण मतलब पत्थर, पत्थरों का समय। उसमें सिर्फ पाषाण पत्थर, वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, वहीं पे छूना, उसी से रगड़ के आग जलाना, उसी के अंदर गुफा में घुस जाना, सब कुछ उसी में था, पत्थरों में ही जीवन था। अब देखो अब अगर हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में भी 3 काल थे, पूरा पाषाण काल को भी 3 में, मतलब निम्न पूरा, मध्य पूरा, उच्च पूरा। उतना डिटेल आपको नहीं जाना है, सिर्फ आप इतना याद रखना कि पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में बांटा गया। ठीक है, पूरा पाषाण काल 3 में, निम्न, मध्य और उच्च। देखो निम्न पूरा पाषाण काल जो है, इसके बारे में बात कर रहा है कि पूरा में, निम्न पूरा जो पाषाण काल है वो कैसे पहचाना जाता है, तो वो उस समय के औजारों से। कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे चापर है, चॉपिंग है, हस्त कुठार है, जिसको हैंड एक्स बोलते हैं, क्लीवर है, यह सब पेबुल है, यह सब कब? निम्न पूरा पाषाण काल में देखने को मिलते ऐसे औजार। देखो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप देखिए ये सब पत्थर के औजार है भैया, ये बात ध्यान रखना, ये सब किसके औजार है? पत्थर के औजार है। और एक चीज आप ध्यान रखना कि जितने पुराने औजार होंगे उतने पत्थरों के मोटे औजार देखने को मिलेंगे, काफी तीखे, काफी तेज औजार नहीं मिलेंगे, मतलब काफी कुंद औजार मिलेंगे। ठीक है, तब जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे हथियार तेज होते जाएंगे, पत्थरों को टेक, जो रगड़ करके उनको टे करके और चुकीला और नुकीला और धारदार बनाया जाएगा। और आज का हथियार तो आप देख ही रहे हो, ऐसे छूते ही लोग मर जा रहे हैं और धारदार हो गया है। तो यही ध्यान रखना। तो ये निम्न पूरा पाषाण काल की बात कर रहा है। देखो मध्य में जाओगे तो फलक संस्कृति का विकास हो गया। फलक मतलब थोड़ी सी इसमें तेजीपन आ गई, उसमें देखो स्क्रेपर, ब्यूरी, बेधक, फलक मतलब इतना तेज हो गया कि ऐसे करने पे खुरचाने लगा था। उच्च पे जाओगे तो और अब देखो ब्लेड संस्कृति आ गया, और तेज आ गया, स्क्रेपर हो गया, बेधक हो गया, छिद्रक हो गया, ब्लेड हो गया। मतलब आगे जो तीर पे डंडा में लोग बांधते थे, जानवरों को ही तो मारना होता था उसमें, पशुओं का जीवन था, पशुओं को मारना था, पशुओं को खाना था, खुद भी पशु की तरह रहना था, यही जीवन था। तो वही बता रहा है कि यह ध्यान रखना कि निम्न पूरा पाषाण काल हमने बांटा यहाँ पे कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण काल को हमने बांटा कि निम्न पूरा, मध्य पूरा, उच्च पूरा। तो निम्न पूरा में हमें बताया कि इस समय का जो औजार था, चापर चापिंग ये था। मध्य में देखो कि यहाँ पर इस फलक संस्कृति आ गई। यह जानते क्या पूछा था कि फलक संस्कृति का जो है उद्गम कब हुआ, तो आप बताओगे मध्य में। ठीक है, ब्लेड संस्कृति का उद्गम कब हुआ, तो आप बताओगे उच्च पूरा में। ओवरऑल अगर पूछे तो आप बता देना कि किसमें? पूरा पाषाण काल। अब आओ मध्य पाषाण काल में चलते भैया, मध्य पाषाण काल को देखते हैं। देखो थोड़ा सा पूरा पाषाण काल के बारे में भी जान लो, पूरा पाषाण काल के बारे में कि पूरा पाषाण काल में हमने जो समझा हुआ है, देखो खाद्य घटक मतलब घुमक्कड़ू जीवन था, संग्राहक मतलब कोई चीज पाओ बस ले लो, खा लो, चल दो। इस काल में भारत में मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी मिले ही नहीं है। ठीक है, मतलब कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इस काल के जो कुछ अवशेष मिले हैं केवल पत्थर के ही मिले हैं, इसीलिए उनको पत्थरों का काल बोला जाता है। अच्छा, पूरा पाषाण काल के जो स्थल है कौन कौन से? पहलगाम, कहाँ पे? कश्मीर में मिलाने के लिए आता है। बेलन घाटी कहाँ पर है?
मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका और आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ये सब पूछा जाता है, सिर्फ मिलाने के लिए आता है, लगा देना। बौगेर कहाँ पे है? बागेर आपका राजस्थान में है। लंगनाच कहाँ पर है? गुजरात में है। सरायनहार, चौपानी मांडो, महदहा, दमदमा उत्तर प्रदेश में है। मध्य पाषाण काल में देखिए आप चलेंगे, पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल में चलिए। इस काल में इसको माइक्रोलिथिक बोलते हैं। लघु मतलब पत्थरों का जो औजार था पहले बड़ा बड़ा हुआ करता था, अब थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, और नुकीला भी होता जाएगा। अब देखो लघु पाषाण काल इसको बुलाता है। इस काल में पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। मतलब कई बार पूछा गया कि पशुपालन का साक्ष्य किस पाषाण काल मिला है, तो आप सीधे बता देना मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। नव पाषाण काल में आप जाओगे तो कृषि का साक्ष्य भी मिलेगा। ये सब पूछा जाता है। पशुपालन का साक्ष्य कब? मध्य पाषाण काल में। इस काल में मनुष्यों के प्राचीन सहचर कौन? कुत्ते हुआ करते थे। मध्य पाषाण काल में मानव का अस्थि पंजर के कुछ अवशेष कहां से? प्रतापगढ़ के सराहनार और महदहा, जो उत्तर प्रदेश में है, दोनों उत्तर प्रदेश में है। प्रतापगढ़ का सराहनार और महदहा दोनों उत्तर प्रदेश में है। यहां से क्या अस्थि पंजियों और हड्डियों का अवशेष का साक्ष्य मिला है। नव पाषाण काल में चलते हैं भैया। इसमें देखो पालिशदार अब होने लगा, पत्थर और चमकीला और तेजदार, देख रहे, औजार का प्रयोग होने लगा, मतलब उससे पालिश और नुकीला बना दिया गया। इस काल में मानव कृषि करना जान के, हमने बताया था कि नव पाषाण काल में कृषि का विकास हुआ। तो कई बार पूछा जाता है कि कृषि का विकास किस काल में माना जाता है? नव पाषाण काल में। पशुओं की पशुओं की जानकारी के बारे में देखो, यहाँ हमने आपको यहाँ पे बताया। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला? तो मध्य पाषाण काल में। एकदम खाद्य आखेटक संग्राहक पशुवत जीवन कहाँ मिला? तो प्राचीन, हमने बताया। ठीक है। अच्छा आगे कहाँ हम लोग थे भाई? अच्छा आगे थे ना। चलिए, कृषि करना। अब वह खाना बदोश वाले जीवन को त्याग करके अस्थायित्वपूर्ण, मतलब कि अब वो घुमक्कड़ जीवन छोड़ दिया था, एक जगह रहने लगा, झोपड़ी बनाने लगा और वहां पर निवास करने लगा, पशुओं को पालने लगा। आसपास जो आपको पता है कि सिंधु नदी के तंत्र के आसपास ये बसी हुई थी, तो वहां पर जो नदियों थी उसके किनारे खेती करना शुरू कर दिया। ये बात ध्यान रखना। इस काल में मानव को आग का ज्ञान भी हो गया। ठीक है, इस समय आग का भी ज्ञान हो गया। आग का ज्ञान कैसे हुआ होगा? देखो, जाहिर सी बात है, जब फसल लगाया होगा तो फसल जब सूख गए होंगे, गर्मी का मौसम रहा होगा, पत्थरों से रगड़ से आग लगा होगा, तुमको भी लगा होगा कि आग कैसे पैदा होता है। ये बात ध्यान रखना। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दिखाई देखने को मिलती है। बनाने की तकनीकी का भी विकास हुआ। कर्नाटक का जो पिकली हिल है, कई बार पूछा गया है, और संगन कल्लू में राग का टीला मिला हुआ है। राग का टीला क्या दिखाता है? कि उस समय लोग खेती करना जानते होंगे या रहते होंगे, तो इसका मतलब है कि, और जो तमाम तरह के अवशेष रहे होंगे उसमें क्या करते होंगे? आग लगा दिया करते होंगे। ठीक है, अवशेष में आग लगा दिया करते होंगे, इसलिए राग का टीला बन गया होगा। ये बात ध्यान रखना। बर्तनों में पालिशदार काला मृदभांड है, धूसर मृदभांड है और चटाई छाप वाले मृदभांड देखने को मिलते हैं। देखो, मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन होता है। काला धूसर मतलब होता है कि रंग बिरंगा आने लगा, पहले काला आता था, फिर चटाई छाप वाले आने लगा, मतलब चित्रकारी भी होने लगी। इसका मतलब मिट्टी के बर्तनों का भी साक्ष्य देखने को मिल रहा है। ये चीज हमने देख लिया। उसके बाद देखो प्राग ऐतिहासिक काल आ गया। इसको हम लोग प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। ठीक है, यह देखेंगे तो 2000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक हम लोग बातचीत करेंगे। 20,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक की बात करेंगे। क्यों बढ़ रहा है? हमने बताया कि बिफोर क्राइस्ट से जब जैसे से आगे चलते जाओगे तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो 20,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व की बातचीत करता है कौन? प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या होता है? देखो, करा है कि जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य का विवरण न हो। कई बार पूछा गया कि प्रागैतिहासिक काल में क्या है? कोई भी लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं, उसमें लिखावट का ज्ञान ही नहीं था, उसको क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का उपकरण था, पत्थरों का ज्ञान था। ये हो गया। आद्य ऐतिहासिक क्या होता है? देखो, आद्य ऐतिहासिक में लेखन का तो प्रचलन हुआ, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। मतलब उसमें लेखनी का विकास देखने को मिला कि कुछ ऐसे उपकरण मिले जिसे लग रहा था कि इससे लिखा जा सकता है, लेकिन वो उसका कुछ लिखित विवरण का साक्ष्य नहीं मिला या नष्ट हो गया होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक। ध्यान समझना, पूछा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल में सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का साक्ष्य, आद्य ऐतिहासिक में लेखन कला के साथ साथ पत्थरों का ज्ञान हुआ। उसके बाद ऐतिहासिक में चलेंगे तो यहाँ पर क्या है? इसमें लिखित का विवरण भी देखने को मिला, लिखावट भी देखने को मिला। जाहिर सी बात है, साहित्य आ गया तो लिखने को मिलेगा ही, साहित्यिक भी देखने को मिल जाएगा और विदेशी, तीनों चीज मिला। लिखित विवरण भी देखने को मिला, साहित्यिक विवरण मिल गया और देशी जो विदेशी यात्री थे। इसका मतलब है कि यह सबसे ज्यादा जो ऐतिहासिक विवरण जानने का स्रोत है, ऐतिहासिक काल ही जानने का स्रोत है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी चीज उठा लोगे तो लिखित देखने को मिलेगा, साहित्य में भी देखने को मिलेगा और जो विदेशी यात्रियों ने वृत्तांत दिए उससे भी देखने को मिल जाएगा और स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।
मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में देखोगे तो पशुपालन हमने आपको बताया, मध्यकाल में पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले था। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले भैया पूछा जाए तो आदमगढ़ होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के बागोर जो मध्य प्रदेश से, और बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में मिलता है वहां से, मतलब 2 जगह से, मध्य प्रदेश से राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कहां से? आदमगढ़ से, और बागोर से। बागोर कहां पे? तो राजस्थान। मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नहार राय हमने बताया, और महदहा को बताया कहां पर? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। बड़ी मात्रा में सिंह निर्मित उपकरण मिले हैं। सिंह मतलब जो हिरण का और तमाम तरह के सिंह होते हैं ना, उससे निर्मित आप देखोगे तमाम तरह के उपकरण। कई बार पूछा गया है कि सिंह से निर्मित उपकरण कहां पर देखने को मिलते हैं, तो आप बताओगे कि उत्तर प्रदेश का जो सराय नहार राय है प्रतापगढ़ वाले एरिया में, वहां पर। महदहा भी हमने बताया, महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी का उपकरण मिला है। हड्डी के बाढ़ देखने को मिले हैं। वाड़ा के मतलब हड्डी के बाढ़ हड्डियों से उपकरण। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थल कहां पर? संत कबीर नगर हो गया है। ठीक है, संत कबीर नगर जिले में स्थित कहां? लहुरा देव को माना जाता है कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव। यहां पर कब से साक्ष्य मिले हैं? तो 8000 से लेकर के 9000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। इस नवीनतम खोज से पहले किसको माना जाता था? तो पाकिस्तान में एक स्थल है मेहरगढ़, उसी को माना जाता था, क्योंकि उसको 7000 ईसा पूर्व तक का साक्ष्य माना जाता था। अब बताओ कि जब 8000 ईसा पूर्व वाला मिल गया, 9000 ईसा पूर्व वाला मिल गया, इसका मतलब कि 9000 ईसा पूर्व और पुराना हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर अभी रिसेंटली में लहुरा देव रहे तो हमेशा आप लहुरा देव मारना, अगर लहुरा देव नहीं है तब मेहरगढ़ मार देना, प्राचीनतम कृषि का खोज के लेकर। मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल अद्भुत है। यह भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर स्थित है। यहाँ 10 किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं, ये पता ही आपको। देखो अब कुछ नव पाषाणकालीन स्थल, कई बार मिलाने के लिए आता है कि मध्य पाषाणकालीन स्थल हमने आपको ऊपर दिखाया, अब नव पाषाणकालीन स्थल को भी जान लो और क्षेत्र को जान लो, मिलाने के लिए आ जाएगा, मिला लेना आप लोग। जैसे देखो कह रहा है कि गुफखराल और बुर्ज, ठीक है, यह कहां पर? जम्मू कश्मीर में। कहां पर? कश्मीर वाले रीजन में। महगढ़ा है, चौपानी मांडो है, कोल्डिहवा है, यह उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी। कौन सा? जो मिर्जापुर वाला एरिया है, बिंद वाला एरिया है, वही बेलन घाटी वाला एरिया है। वही उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया हुआ करता था। उसमें महगढ़ा, चौपानी मांडो, कोल्डिहवा, ये सब क्या स्थान है, ठीक है, जो क्षेत्र है। चिरांद कहां पर है? बिहार में है। देखो मध्यकालीन स्थल को हमने बताया ही, सराय नहार रहा है, महादहा है प्रतापगढ़ वाले रीजन में। अब देखो नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन पूरा स्थल है जो इंदौर के निकट है। इसका उत्खनन किसने कराया था? एचडी संकालिया ने कराया था। कई बार पूछा गया था कि नौदा टोली का संकलन किसने कराया। विशालतम हड़प्पा कालीन जो नगर है उसके बारे में पूछता है तो कई बार क्रम लगाने के लिए आता, लगा देना कि सबसे ज्यादा बड़ा विशाल कौन था? मोहनजोदड़ो था, उसके बाद हड़प्पा था, उसके बाद राखीगढ़ी का नंबर आता है जो हरियाणा में पड़ता है, उसके बाद धौलावीर का नंबर आता है। ठीक है, धौलावीर कहाँ? गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने। ये हमने क्या बताया कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे विशालतम हड़प्पा के समय में नगर कौन थे, तो सबसे बड़ा कौन था? मोहनजोदड़ो। दूसरे नंबर पे हड़प्पा, तीसरे नंबर राखीगढ़ी हरियाणा में, और धौलागिरी आपका जो है आपका था चौथे नंबर। अब आते हैं मेटल युग में। देखो हम लोग कहां से चले थे? हम लोग चले थे आपका खाद्य आखेटक जीवन से, पाषाणकालिक जीवन से, तमाम तरह की वैदिक संस्कृति को पढ़ते पढ़ते हम लोग धातु युग में प्रवेश कर गए। और ये धातु युग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इसी से आपका विकसित मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता है, चीजें तमाम तरह की चीजें आइए पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। अब धातु युग में देखो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखो तांबा देखने को मिल जाएगा। कहां से देखने को मिल जाएगा? लौह देखने को मिल जाएगा। कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, यहां पर अब इसका विकास पत्थरों से अब निकल करके आगे कॉपर, ब्रांज और आयरन। अब इसमें देखो सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन नामों से भी जाना जाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। इसी को सैंधव सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। 1856 में जॉन विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए क्या किया था? खंडहर खुदाई कराई थी। कहां से कहां तक पूछा गया है, किसने कराया? जॉन विलियम ब्रंटन ने। कहां से? कराची से लाहौर तक जाने के लिए। उसी के समय उसको खुदाई के दौरान इस समय प्रथम अवशेष प्राप्त हुआ जिसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। जब वो खुदाई करवा रहा था तो उसी समय उसको जो है पहले की जो प्राचीन सभ्यता दबी हुई थी उसको देखने को मिली, तब उसको जो हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि हड़प्पा जगह है इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया। अब उसके बाद वहां पर रिसर्च और होगा निश्चित रूप से, तो वही कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी। यह भारत के इतिहासकार थे, भारत के जो है
पुरातत्व के बारे में इनकी जानकारी थी, इन्होंने फिर उस पर काफी योगदान दिया। दयाराम साहनी ने पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया। सॉरी, दयाराम साहनी ने पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के महानिदेशक जो सन जॉन मार्शल था उसके निर्देशन में भी काम किया और 1921 में इस स्थान पर क्या किया, हड़प्पा की खुदाई करवाई। देखो यहाँ दो चीज कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, क्या एक तो जॉन मार्शल को लेकर कंफ्यूज होते हैं और एक कंफ्यूजन कहाँ होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ हुआ, यहाँ विलियम ब्रेंटन को लेकर के। तो विलियम ब्रेंटन ने क्या किया था, विलियम ब्रेंटन ने वहां पे खुदाई नहीं करवाई थी, क्योंकि विलियम ब्रेंटन सिर्फ कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहा था, तब उसको वहां पर वो चीजें साक्ष्य मिली थी, तो उसको लगा कि यार यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई है, लेकिन उसको खुदाई नहीं करवाया। बाद में जो है, बाद में किसने, जॉन मार्शल ने उसको, दयाराम साहनी को क्या किया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मतलब कि एक हेड के रूप में नियुक्त किया और महानिदेशक कौन था, जॉन मार्शल था, उसने क्या किया कि उसकी खुदाई करवाई। 1922 में रखालदास बनर्जी दूसरे लोग आ गए, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत वाला है लारकाना जिले में मोहनजोदड़ो खुदाई कराई। तो कई बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो खुदाई किसने कराई, तो रखालदास बनर्जी ने कराई। हड़प्पा खुदाई किसने कराई, तो किसने, दयाराम साहनी। दोनों अलग अलग लोगों थे, अलग अलग नाम था, याद रखना। इसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को एक विशिष्ट साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि दोनों आसपास में ही है। राजधानी इसलिए कह दिया क्योंकि काफी विकसित नगर थे, इसलिए बोल दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक 1861 में कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्हीं के समय में इसकी स्थापना की गई थी विधिवत। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे कुछ प्रमुख बस शहर बसे हुए, कई बार पूछा जाता है, ये आप लोग छोड़िएगा मत, जितना मैं बता रहा हूं उतना प्लीज कर लेना। कह रहा मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो को 1922 में से खुदाई हुई थी, तो कहां पे मिला था, सिंधु नदी किनारे पर। पूछे किनारा तो दाहिने तट पर स्थित है, कई बार पूछ लिया जाता है। हड़प्पा की खुदाई कब हुई, 1921 में हुई। कहां पर मिला, रावी नदी के तट पर मिला, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता रावी के बाएं तट पर, मोहनजोदड़ो रावी नदी के, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। रोपड़ की बात करेंगे, सतलज नदी के किनारे पर स्थित व्यवस्था थी है। भाई ये नदी बह रही है तो इसी के किनारे सभ्यता बसेगी, सीधी सी बात है। जो सभ्यता बसी है जिस नदी किनारे उसके नाम पर उसका वही दिखा रहा है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में घग्गर नदी बहती थी, वहां पर अब तो बहुत स्थिति सी खराब है, विलुप्त नदी मानी जाती है, अंतस्थली नदी मानी जाती है, यह ध्यान रख लेना, ठीक है। और तो यहाँ पर काफी विकसित एक समय सभ्यता बसा करती थी। लोथल देखो गुजरात में है, भोगवा नदी पर मिलाने के लिए आता है। सुतका गेंडोर कहाँ पर है, दास्क नदी पे है। आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर है, ये बात देखना, मेरठ में पड़ता है हिंडन नदी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी, पूर्वी और यह सब पूछ लिया जाता है। जैसे देखो अगर ऐसे बना दो आप इस तरीके से, थोड़ा सा पेन ले ले फिर बताएं। देखो इस तरह से अगर हम बना दे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तार था। देखो ये पूरब है, ये क्या है, पश्चिम है, ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है। तो सबसे पूरब में वही दिखा रहा है कि पूरा स्थल सुतका गेंडोर। अगर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी, सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा था, तो सुतका गेंडोर, मतलब सबसे पश्चिमी जो व्यवस्था था वो सुतका गेंडोर कहाँ पर, बलूचिस्तान। जाहिर सी बात हमारे पीछे अफगानिस्तान वाले रीजन तो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो वहीं पर बलूचिस्तान तक फैला था, उसका नाम क्या था, सुतका गेंडोर, सिंधु नदी के तट पर। उसके बाद कह रहा है कि पूर्वी व्यवस्था मतलब यहाँ वाली जो व्यवस्था थी वो आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के तट पर वहां तक फैली हुई थी। उत्तरी व्यवस्था जो यहाँ तक है वह जो आपका देखोगे मांडा जम्मू कश्मीर पड़ता वहां तक फैला हुआ था। दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था, तो पूरा स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र पड़ता है। मतलब बस इतना ही दूर में व्यवस्था फैली हुई थी। यह बात ध्यान रखना, पूरे भारत में नहीं थी। यहाँ पर दक्षिण में आएंगे तो महाराष्ट्र तक व्यवस्था देखने को मिल रही है, पूरब में जाएंगे तो मेरठ में हिंडन नदी तक देखने को मिल रही है, मांडा तक देखने को मिल रही है, और यहाँ पर सुतका गेंडोर तक यह पूछा जाता है, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिण। उम्मीद करते कि आपको याद हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता के समय में मुख्य रूप में गेहूं और जौ की खेती की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। इस समय खेती में प्रस्तर एवं कपास धातु से बने औजारों प्रयुक्त होते थे, मतलब पत्थरों का, और चूंकि कांस्य का निर्माण हो चुका था, अभी लोहा का निर्माण नहीं हुआ है, कांस्य का युग आ चुका था, तो कांस्य से बने हुए गुड़ाई के लिए, निराई के लिए, ठीक, उपयोग हुआ करता था। कालीबंगा आपने बताया राजस्थान में है। प्राक सौंदर्य सभ्यता अवस्था से एक हल से जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगा में मिला है। कई बार पूछा था कि हल से जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से, कालीबंगा से मिला है। जबकि बनावली कहां पड़ता है भैया, हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर मिट्टी से बना हुआ हल, मतलब मिट्टी का बना हुआ हल मिला कहां पर, हरियाणा में, और यही हल जाकर के जुताई कहां किया, राजस्थान में। यह नोट कर लेना, कहां पर, कालीबंगा स्थान पर। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा के लोग लकड़ी का हल क्या करते थे, प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग ही सबसे पहले कपास उगाना शुरू किए हैं, इसीलिए बोला जाता है कि कपास का जो है आपका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है।
यूनानी लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को सिडोन सभ्यता कहा था। सिडोन मतलब कपास होता है, सिडोन सभ्यता कहा था। लोथल गुजरात से आटा पीसने के पत्थर वाली चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। लोथल गुजरात पड़ता है, मिलाने के लिए आता है। ऐसे 2 अलग अलग पार्ट होते हैं ना, इसके बीच में डाला जाता है, गेहूं तो पीसता है। वही कह रहा है कि चक्की के पार्ट कहाँ से मिले, गुजरात से मिले। धार्मिक जीवन कैसी थी भैया, तो हड़प्पा संस्कृति में कहीं पर भी मंदिर का अवशेष देखने को नहीं मिला। इसका मतलब उस समय मंदिरों का कोई कोई जो है उद्गम नहीं हुआ था। पूजा लोग करते थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मिट्टियों का, मूर्तियों का लोग पूजा करते थे। मंदिरों की कोई अवशेष नहीं मिला। मोहनजोदड़ो बलूचिस्तान तथा हड़प्पा, उसमें लोग प्रकृति के ही पूजा मानते थे, सूर्य की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा किया करते थे, जो नेचुरल चीजें हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो बलूचिस्तान तथा हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से भारी मात्रा में मृत मूर्तियां, मतलब मृत मूर्तियां मतलब जो मिट्टी की मूर्तियां होती थी, मृत ही तो होंगी, तो ये कह रहा है मृत मूर्तियों की जो है प्राप्ति हुई थी। लेकिन मंदिरों का अवशेष कहीं पे देखने को नहीं मिला। मूर्तियां अवश्य थी, और वह मूर्तियां आप देखोगे कि एक मूर्ति देखो, यहाँ पे लिखा भी है, गर्भ से एक पौधा निकला हुआ, मतलब ये मूर्ति है और इसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रकृति की रक्षक, प्रकृति की देवी है ये बात समझिएगा। इनके गर्भ से प्रकृति निकल रही है, इसलिए जो है नेचुरल चीजों का पूजा हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता के देवी को मानकर पूजा करते थे। यह सब पूछा जाता है क्वेश्चन। आज के भगवान शिव की पूजा उस समय पशुपति के रूप में हुआ करती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों की विशेष पूजनीय हुआ करता। कई बार पूछा गया है कि किस सांड का पूजा किया था, तो कुबड़ वाले सांड का। ठीक है, चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की जो कहानी हड़प्पा के कलशों पर चित्रित है, सोचो वो किताबों में जो है उत्कीर्ण हो गया बाद में। मुख्य स्थल हम देखेंगे यहाँ पर, ऐसे हड़प्पा क्षेत्र की बात करेंगे, पूरा एक साथ देख लेंगे। दयाराम साहनी ने 1921 में, कहां पर, पाकिस्तान पंजाब के मांटोगोमरी स्थान पर। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, रखालदास बनर्जी ने 1922 में उत्खनन करवाया था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में। ठीक है, चंदहुदड़ो की बात करेंगे, चंदहुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित स्थान है। लोथल का खोज किसने किया था, एस आर राव ने किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात में उन्हें बता दिया लोथल। यहाँ पर बहुत बड़ा गोदीबाड़ा भी हुआ करता था, मतलब एक तरह से बंदरगाह हुआ करता था। रोपड़ कहाँ पर, पंजाब में, रोपड़ वाले जिले में। ठीक है, रोपड़ में जिले में पंजाब पड़ता है, वहां पर। कालीबंगा कहाँ पर, काले रंग की चूड़ियां इसका नाम होता है, राजस्थान में, गंगानगर वाले जिले में। ठीक है, कालीबंगा का मतलब पूछा गया है, पूछ लें, काले रंग की चूड़ियां। सुरकोटदा जेपी जोशी के द्वारा, जिसका इसका उत्खनन मैंने लिखा है, वो महत्वपूर्ण है, गुजरात के कच्छ वाले जिले में। बनावली की बात करेंगे, हरियाणा के हिसार वाले जिले में। रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीपी में, भादर नदी के तट पर। धौलावीरी मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, गोदीवाला वाला, यह गुजरात के कच्छ वाले जिले में, आर.एस. बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था। राखी गढ़ी देखो, हरियाणा में, हमने ये बताया, यहीं से जुते हुए यहाँ पे लकड़ी का हल देखने को मिला था, जबकि राजस्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे बड़ी सभ्यता, बस्ती का साक्ष्य करा। हड़प्पा सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी बस्ती का साक्ष्य कौन सा, राखीगढ़ी हरियाणा से देखने को मिला। भारत में बात कर रहा है। ठीक है, भारत ने पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। ओवरऑल पूछे तो कौन सा, मोहनजोदड़ो। कंफ्यूज मत होना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है, इसलिए वो जो है ओवरऑल में आएगा। लेकिन अगर भारत पूछे तो राखीगढ़ी। भारत, हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी पूछे तो धौलावीरा कहाँ पर, गुजरात में। धौलावीरा में ही कई बार पूछा गया है कि जो जलकुंड है, शैल मतलब कि पत्थरों से बना बहुत विशाल जलकुंड है, कहाँ पर, ये धौलावीरा में है। वही बार पूछा गया, इसको भी नोट करना। यहाँ पर उन्नत जल व्यवस्था की बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी। यहाँ पर जलाशय बना हुआ था, इसमें लोग जाते थे, नहाते थे, पूजा पाठ करने के लिए तमाम तरह की दिखाया गया था कि ऐसे इस तरह से निकल करके इस द्वार से जाकर के पूजा करते थे। सब खैर डिटेल उसको जानने की जरूरत नहीं है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल, कुकुदमान वृक्ष की आकृति का मुहर मिला, इस हमने बातचीत कर लिया है। अब देखो नोट चलो, कालीबंगा के मृणपट्टी के ऊपर एक शेर दो हरे सिंह वाले देवता का अंकलन करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। मृत मतलब मरा हुआ, पट्टी पर एक और दो हरे सिंह वाले देवता का अंकन है, मतलब एक सिंह, दो सिंह है, उसको देवता बनाया गया है, और दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया। इसका मतलब है, इससे देखने से क्या मिलेगा, इस बकरी को ये क्या कर ले आ रहा है, इसको हलाल करने के लिए या काटने पीटने के लिए करा, जिसे एक पुरुष ले आ रहा है, संभवतः बकरी की बलि देने के लिए ले आ रहा है, और क्या करने के लिए ले आ रहा हो। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता, मतलब जो लिपि का ज्ञान हुआ, लिखने का ज्ञान हुआ है, वो सुमेरियन सभ्यता कहाँ, मिस्र वाले रीजन पड़ती है, तो सबसे पहले आविष्कर्ता वही थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। ठीक है, मतलब लिपि के आविष्कर्ता कौन थे, सुमेरियन सभ्यता के। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सोनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध 125 मानव समाधान प्राप्त हुए। यह भी नोट करना, कई बार पूछ लिया था, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण में, कहां पर, बागपत जिले के बरोट से सनौली में। ठीक है,
अब देखो धार्मिक आंदोलन आ गया। धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, इसको खत्म कर देंगे, पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रॉपर आ जाएंगे मौर्य वंश में, मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्योत्तर पढ़ेंगे, गुप्त गुप्तोत्तर, ये सब पढ़ के खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 वीडियो में काम कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि धार्मिक आंदोलन जैन धर्म है, जैन तीर्थ एवं उनके प्रवर्तक, पहले ये देख लो। कह रहा है कि तीर्थकर है, एक तरह प्रतीक है, जैसे ऋषभ देव कि जितने जैन के तीर्थकर उनको पढ़ाने का हमने प्रयास किया है, लिखने का प्रयास किया है। तो वहां पे देखो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उसमें लिखा है, कुल कितने थे, तो कुल 24 तीर्थकर थे। 24 देखो, पहले कौन थे, सबसे पहले प्राचीन कौन थे, तो ऋषभ देव थे, ठीक है। इनको आदिनाथ भी बुलाया था। इनका प्रतीक क्या था, सांड था, मिलाने के लिए आता है। अजीत नाथ का कौन था, हाथी था। नेमिनाथ, नेमिनाथ 21वें नंबर के हुए, इनका जो है नीलकमल था। और अरिष्ट नेमिथ इनका शंख था। पार्श्वनाथ इनका सर्प था। और महावीर स्वामी आपको पता है 24वें थे, अंतिम थे। इनका क्या था प्रतीक, सिंह था। यह सिंह लगाने के लिए, ये इतना चित्र लगाने के लिए आता है, प्रतीक लगाने के लिए आता है, इतना ध्यान रखना। 24 का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, जितना बताया उतना याद रखना। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में, स्थान वैशाली के निकट हुआ है, कुंडाग्राम में। बचपन का नाम इनका वर्धमान, पिता का नाम, सब आसान, इसको मैं पढ़ाने को फोकस नहीं कर रहा हूँ, याद रख लेना। ज्ञान प्राप्ति, ये ध्यान रखना, ऋजुपालिका नदी के साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। ये सब पढ़ते आप लोग आ रहे हो। 72 वर्ष की आयु में इनको 468 पूर्व में राजगिरी के समीप पावा नामक स्थान पर इनका जो है क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, परिनिर्वाण हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, ऋजुपालिका में, साल वृक्ष के नीचे। जबकि मृत्यु कब हुई थी, 72 वर्ष की अवस्था में, राजगिरी के समीप पावा में। 5 महाव्रत का सिद्धांत इन्होंने दिया था, क्या क्या, अहिंसा, सत्य, अमृता, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। इन सबको ध्यान रखना, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। अपरिग्रह, अस्त्य, इन सबका मतलब यही होता है कि बहुत ज्यादा धन संचय नहीं करना, उतना ही धन रखना इतना जरूरत हो। अहिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इस सबका मतलब बस यही है, ठीक है, जो कि कोई आज के समय में करता नहीं है। अगर ये कोई कर ले तो वास्तविक रूप से वो हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे। 8 तरह के उसमें विवाह प्रचलित थे। उसमें जो विवाह करने का तरीका था 8 तरह का था। एक ब्रह्म विवाह हुआ करता था, देव विवाह हुआ करता था, आर्ष विवाह हुआ करता था, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तमाम तरह के पैशाच मतलब जैसे विश्वासघात से किसी ने विश्वास विवाह कर लिया तो पैशाच। ब्रह्म विवाह, जब आपका तमाम एक समान जातियों में जब विवाह होता था तो ब्रह्म विवाह। इस तरह से तमाम तरह की विवाह फैली हुई, तो उसको बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो जैन धर्म में त्रिरत्न थे फैले हुए, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा का मतलब क्या होता है, सत्य में विश्वास करना, सत्य का ज्ञान होना, सच्चरिता और सदाचार का आचरण करना। यह बात ध्यान करना। मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चला गया था। और संलेखना मतलब कि ऐसे मौन धारण करके अपने क्या किया, संलेखना विधि के द्वारा, मतलब आत्महत्या उसको बोला जाता है, उसके द्वारा अपने प्राण को त्याग कर दिया था। बीच में मुद्दा भी काफी सुप्रीम कोर्ट में उठा था कि क्या यह सही है या गलत, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना कि 12 वर्ष के भीषण के बाद कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। किस विधि से प्राण त्याग दिया, संलेखना। पार्श्वनाथ के बारे में हमने अभी बताया कि पार्श्वनाथ वस्त्र धारण के समर्थक थे, जबकि महावीर क्या थे, वस्त्र त्याग, मतलब ये नग्न रहने का समर्थक करते थे। जबकि जो पार्श्वनाथ थे ये क्या करते थे, पार्श्वनाथ अभी हमने आपको यहाँ दिखाया ना भाई, इसीलिए पूछा जाता है ये सब चीजें, ठीक है। एक मिनट देखो, पार्श्वनाथ किस क्रम के हैं, तो पार्श्वनाथ आपके 22वें क्रम के। यही तो मैंने आपको बताया। पार्श्वनाथ, इसका प्रतीक क्या था, सर्प था। और महावीर स्वामी कौन थे, 24वें नंबर, तो जो उसके बाद वाले थे। तो यही बात यहाँ बता रहा है, ठीक है। अब देखो कहाँ गया, तो कोई कह रहा है कि पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने की बात करते थे, जबकि महावीर क्या करते थे, नग्न रहने की बात करते थे। कह रहा है कि जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है और सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता है। कौन, जैन धर्म। ये बात नोट करना, कई बार पूछा जाता है, जैन और बौद्ध में अंतर पूछा जाता है। तो जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। करीब करीब बौद्ध भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन जैन धर्म पुनर्जन्म विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म विश्वास नहीं करता। जैन धर्म में देखो 5 प्रकार के, मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य। जैसे कि इंद्रियों को द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान मति, श्रुति सुन करके ज्ञान जो प्राप्त हो, अवधि दिव्य ज्ञान, अन्य व्यक्तियों मन मस्तिष्क की बातों को जान लेना, मन, पर्याय और कैवल्य निग्रंथों और जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान। ये सब चीजें जो जैन धर्म देखो 2 भागों में टूटा, बाद में श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वो मगध में ही रह गए, जहां पर अकाल पड़ा था, सफेद वस्त्र धारण किए, मगध में ही रह गए। इसके संस्थापक पूछा था स्थूलभद्र। जबकि दिगंबर कर्नाटक चले गए, नग्न रहते थे, ठीक है। 12 वर्ष जब अकाल खत्म हो गया तभी वापस लौटे। और भद्रबाहु इनके संस्थापक। स्थूल भद्रबाहु को याद रखना कि स्थूल भद्र श्वेत वस्त्र धारण किए, जबकि भद्रबाहु जो है दिगंबर कहलाए, कर्नाटक चले गए, नग्न रहते थे। क्यों, क्योंकि यह जो है महावीर के ज्यादा दृष्टिकोण के पालन करते थे। जैन धर्म के सदस्य 4 वर्गों में बटे हैं, एक भिक्षु में, एक भिक्षुणी में, एक श्रावक में, एक श्राविका में, ठीक है।
जो भिक्षु भिक्षुणी थे पूर्व सन्यासी बोलते थे, जबकि जो घर गृहस्थी में रह करके पालन करने उन्हें श्रावक और श्राविका कहते थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यह बात ध्यान रखना, पहले भी आ चुका था, यहाँ भी आ गया, ध्यान रखना। जिसे 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकृति, 6 छंद, ये सब चीजें आपने पढ़ लिया। जैन संगीति, कुल 2 ठो महत्वपूर्ण जैन संगीति हुई है, 2 ठो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, उसको जान लो। प्रथम मीटिंग कब हुई? तो 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व में हुई। इसका स्थल कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो स्थूलभद्र ने। उस समय शासक कौन था, राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। दूसरी जैन संगीति कब हुई भैया? तो 512 ईसा में हुआ था। उस समय उसका स्थल कौन सा था? बल्लभी में हुआ था। और उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? देवार्थिगण थे। ये बात नोट करना। तो ये आपका जैन धर्म समाप्त होता है और बौद्ध धर्म में भी हम लोग महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ करके समाप्त करेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म से बात करेंगे 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक गांव में, सब पढ़ लेना, नेपाल में है। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, कोली वंश थी। पालन पोषण गौतमी मौसी ने किया था। बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। बुद्ध को हम लोग तथागत बोलते हैं, ये कई बार पूछा जाता है, तथागत। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य है जिसका ज्ञान, उसको तथागत बोलते हैं। तथागत बहुत बेहतरीन है, तथागत सत्य है जिसका ज्ञान, तथागत। ठीक है, आ जाइए। महात्मा बुद्ध कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का शाक्य मुनि के रूप में भी वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में हुई। इनका जन्म कहाँ पर स्थान हुआ? तो कुशीनारा, वर्तमान में कुशीनगर, यूपी में। ठीक है, आपको पता है कि मल्लों, जो पावा का मल्ल थे, उनके द्वारा एक फल दिया गया था, खाने पे उनको अतिसार पेचिश रोग हो गया था, तो उसके बाद जाने पर उनकी मृत्यु हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। कुशीनारा जो है, ये बात नोट कर लेना। ठीक है, मल्लों की राजधानी भी थी। अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध की प्रमुख समितियां हुई हैं, 4 संगीतियां हुई, 4 बैठकें हुई हैं। पूछा जाता है उसको, बैठकों को याद करने का मैंने आपको तरीका बताऊंगा ताकि आपसे भूले न और आपके दिमाग में छप जाए। देखो, बौद्ध संगीति पहले मोटा मोटी पढ़ लो। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चारों को एक साथ लाया तब ना। देखो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पे हुई? राजगिरी में हुई। अजातशत्रु उस समय का राजा हुआ करता था। अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर हुआ? वैशाली में, बिहार में, राजगिरी बिहार में है। इसकी अध्यक्षता किसके समय में? तो उस समय राजा था कालाशोक। किसकी अध्यक्षता में हुआ? सब कबीर था। फिर तीसरा कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। राजा कौन था? अशोक था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पोगलिपुत्र की अध्यक्षता में हुआ था। चौथी कब हुआ? 100 ईस्वी में हुआ। 100 ईस्वी में हुआ है, ईसा पूर्व में तीनों हुई, लेकिन ये ईस्वी में हुआ है। कहाँ पर? कश्मीर में हुआ। कश्मीर और जालंधर वाले रीजन में हुआ। राजा कौन था? कनिष्क था। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। इसका विभाजन कब हुआ? तो हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। याद कैसे करोगे? याद ऐसे करोगे, देखो इसको हमने ऐसे बनाया, ए के, ठीक है, ये लिख लेना, नीचे लिखना RVPK। मतलब कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई है वह किसके समय में हुई है? तो अजात शत्रु के समय में हुई है। कहां पर हुई है? राजगीर में। इतना तो याद करना। दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई है? तो कालाशोक के समय में हुई है। 20 है वैशाली, तो वैशाली नामक स्थान पर हुआ है, इसको नोट करना। तीसरा देखो यहाँ पर हमने लिखा है अशोक के समय में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? देखो पाटलिपुत्र में हुआ है। कहाँ है पाटलिपुत्र? देखो यहाँ है। और चौथा देखोगे तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। देखो कनिष्क यहाँ पर है। उसके बाद के का मतलब होता है कहाँ पर? तो आपका कश्मीर में हुआ है, यह नोट करना। तो एके RVPK इतना याद कर लोगे तो कम से कम कहाँ हुआ है, किसके समय में, याद हो जाएगा। अब 483 ईसा पूर्व में तो हुआ ही पहला, ये तो सबको पता है। इससे 100 वर्ष घटा देना तो 383 ईसा पूर्व में होता है। और लास्ट वाला 100 ईस्वी का याद करना। एक थे बचता है, 251 रुपया देते हो तो याद करना। अब देखो अध्यक्ष कैसे याद करोगे? तो अध्यक्ष देखो, तीसरा में मोगलीपुत्र, तीस से मतलब 3 आता है, तो तीसरा में मोगलीपुत्र 30 से यही पूछा जाता है, इसको याद करना। और पहला वाला तो याद करना पड़ेगा कि महाकश्यप थे, दूसरा वाले में सब कमीर थे, और लास्ट वाला कनिष्क समय में तो चूंकि वसुमित्र थे तो वसुमित्र। इतना याद करना, थोड़ा सा तो दिमाग में लगाना पड़ेगा। 3 रत्न थे, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध के जीवन संबंधित घटनाएं और उनका संबोधन अगर हम देखेंगे, जैसे गृह त्याग, महाभिन्न निष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन और निर्वाण महापरिनिर्वाण। अब देखो बौद्ध धर्म की बात करेंगे, हीनयान और महायान 2 भागों में चिट गया। हीनयान जो था निम्न मार्गी था, जबकि महायान था उत्कृष्ट मार्गी था। हीनयान के जो लोग थे वो रूढ़िवादी प्रकृति के थे।
व्यक्तिवादी धर्म के थे, महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि जो महायान थे ये सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। बुद्ध की मूर्ति की पूजा का प्रचलन इसमें था, जबकि इसमें नहीं था। ये लोग आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जबकि ये लोग नहीं करते थे। ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद कह रहा है कि मूर्तियों एवं भक्तों, मूर्ति पूजा एवं भक्त में विश्वास ये नहीं करते थे। उन्होंने बताई दिया आपको। सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में यहाँ पर लिखे गए, जबकि जो हीनयान थे इसमें पाली भाषा में लिखे गए। इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा क्योंकि संस्कृत उत्कृष्ट मानी जाती थी। हीनयान संप्रदाय के जो समर्थक थे, आप देखोगे वैभाषिक थे और सैद्धांतिक थे। मुख्यतः कश्मीर में प्रचलित था। महायान संप्रदाय में देखोगे शून्यवाद का सिद्धांत या मध्यमिका का सिद्धांत किसने लिखा था? नागार्जुन ने लिखा था। ये कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद जो विज्ञानेश्वर है, योगाचार्य, उसके प्रवर्तक कौन है? मैत्रेय नाथ है। इस 3वीं शताब्दी में भी पूछा जाता है। नागार्जुन की रचना है मध्यमकारिका है। इसी में सापेक्षवाद का सिद्धांत, शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया है। बौद्ध धर्म के प्रति जन्म किसका है? कमलसार का। गृह त्याग है घोड़ा का। ज्ञान है पीपल का। निर्वाण है पदचिन्ह का। और मृत्यु है स्तूप का। ये आप लोग ध्यान रख लेना। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोशिश किया गया खत्म करने का। क्या वास्तव में अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा मेहनत और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से इसको लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करते रहिएगा। तभी ये चैनल एक दिन बड़ा होगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो है मटेरियल दे पाएगा। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और जो पुराने वीडियो पढ़ाए जा चुके हैं भूगोल के और तमाम तरह की हिंदी के, उसको भी आप लोग देखना मत भूलिए।